रही। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज का मनवा बहुत मजेदार है। हमारे एमसी ने गेम में एक कैरेक्टर बनाने के लिए मस्त एक चीट यूज किया था, पर जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया और उसकी आंख खुली, उसे रियलाइज हुआ कि भाई वो तो उसी प्रीस्ट ऑफ करप्शन की बॉडी में एंटर कर चुका है जो उसने खुद बनाया था। अब सीन ये है कि इस कैरेक्टर के स्टैट्स एकदम घटिया हैं और सब लोग इससे नफरत करते हैं। उसके पास नाम के लिए बस एक औरत का सूखा हुआ हाथ है, पर ट्विस्ट ये है कि वो हाथ किसी ऐसी वैसी का नहीं बल्कि एक गॉडेस का है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो बर्फ में भाग रहा है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। उसका पीछा किया जा रहा था। उसने अपनी एग्जिस्टेंस को एक अंडे से कंपेयर किया। उसने ये कंपैरिजन ठीक उस वक्त किया जब उसके पैर पर एक तीर लगा। तब उसने खुद को एक बॉइल्ड एग जैसा बताया। हील पर तीर लगते ही वो सीधा ठंड से जमी जमीन पर मुंह के बल गिरा। वो खुद भी उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रहा था जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन अंत करीब दिख रहा था क्योंकि हंटर ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी थी। हीरो को पता था कि उस दुश्मन के सामने मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं है। वो पूरी तरह उनके रहमो करम पर था। जब उस आदमी ने हीरो के सामान की तलाशी लेने का ऑर्डर दिया तो उन्हें एक पुरानी रेलिक मिली। ये देखते हुए भी कि लड़का इतना जख्मी है कि भाग नहीं सकता, उन लोगों ने उसे पकड़ कर रखा। लेकिन हंटर सिर्फ लूटपाट से खुश नहीं था, वो उसकी जान लेना चाहता था। शरीर के टुकड़े होने के बाद भी हीरो धीरे से बड़बड़ाया और मदर ऑफ करप्शन से गुस्सा न होने की गुजारिश की। जैसे ही उसने उस हाथ से कुछ कहा, वो हाथ धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी बॉडी की तरफ आया और पास पहुंचकर उसने उसे जोर से पकड़ लिया। अभी भी वही धीमी आवाज में बातें रिपीट हो रही थीं। वो हाथ उन लोगों को खत्म करने पर आदा हुआ था। वो एक देवी थी जो उसके अंदर बसी थी। इस डरावने सीन के बीच हीरो ने अपने ही सिर को बालों से पकड़ा और बात करने लगा। उसने कहा कि वो रेलिक की सारी शक्ति पहले ही सोख चुका है। ये बोलते बोलते उसने अपना सिर वापस अपनी बॉडी से जोड़ लिया। इस वजह से उसके पास वो हाथ था जो हर जगह उसके पीछे रहता था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वो उसकी बॉडी पर चढ़ गया और सबसे बुरी बात ये थी कि उसने अपने पैसे खो दिए थे। हीरो ने बताया कि जब वो 30 साल का हुआ तो उसकी लाइफ एकदम बदल गई। अब वो थका रहता था और खेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसने एक गेम खरीदा था, पर उसका नाम या वजह याद नहीं थी। वो बस प्रीस्ट ऑफ करप्शन बनकर खेलता रहा। उसने बताया कि प्रीस्ट ऑफ करप्शन एक काफी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, खेलने में बहुत मुश्किल। उसका परफॉर्मेंस बेकार था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उस दुनिया में एंटर करते ही उसकी धड़कन तेज हो जाती थी। उसने बताया कि सारे मटेरियल्स, इवोल्यूशंस और क्लास मिशंस पूरे करने के बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन देखकर चौंक गया जब वो अचानक प्रीस्ट ऑफ करप्शन में बदल गया। तुरंत बाद एक पोर्टल मिस्टीरियसली खुला और वो अंदर खिंच गया, मतलब लिटरली गेम के अंदर एंटर कर गया। वापस प्रेजेंट में उस स्नोई लैंडस्केप में वो सेक्रेड हैंड उसे पकड़े हुए थी। एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ उसने सोचा कि वो तीखी आवाज जो हेवी मेटल स्क्रीम्स जैसी थी सिर्फ उस गॉडेस की ही हो सकती है। उसे याद आया कि जब वो गेम में जगा था तो उसके पास सिर्फ ऑर्डर ऑफ करप्शन के कपड़े थे और मदर ऑफ करप्शन का हाथ उसकी छाती में धंसा हुआ था। उसका होना एकदम साफ था। गेम में एंटर होने की बात एक्सेप्ट करना उसके लिए काफी ईजी था और वो जल्दी ढल गया। गेम के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रीस्ट ऑफ करप्शन एक ऐसा इंसान था जिसे ड्रग्स से जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। बर्फ में चलते हुए उसने सोचा कि इस वजह से उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल पावर्स मिली हैं। उसके सेंसेस तेज हो गए थे और उसका शरीर सिर्फ एक भगवान ही तबाह कर सकता था। कभी कभी उसे लगता था कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। एक जानवर को अपने शिकार को फाड़ते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अब खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ग्रोटेस्क सीन्स अब उसे अफेक्ट नहीं करते थे। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बॉडी अब कुछ फील नहीं करती थी, यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी नहीं। कुछ वक्त बाद फाइनली वो अपनी प्रीस्ट वाली आइडेंटिटी हासिल करने ही वाला था। जैसे ही उसे वो आइडेंटिटी मिली, वो देखने गया गिल्ड में जॉब ढूंढने के लिए। जब वो काउंटर पर वेट कर रहा था, अटेंडेंट ने बताया कि वो उसका वेरिफिकेशन करेगी। कुछ पेपर्स हैंडल करने के बाद वो वहीं खड़ा रहा। उसने ऑर्डर ऑफ प्रिजर्वेशन का मेंबर होने का नाटक किया, क्योंकि अगर वो किसी और ऑर्डर का निकलता तो लोग उस पर शक करते। उस पर एक ऐसा सील लगा था जो सिर्फ उस ऑर्डर के मेंबर्स देख सकते थे, द सील ऑफ पनिशमेंट। लेकिन जिस गॉडेस की वो सेवा करता था, वो डिस्गाइसेस के मामले में काफी लीनियंट थी। वैसे भी ऑर्डर ऑफ करप्शन बाकी सबका दुश्मन था, जिसकी वजह से वो सबकी नफरत का निशाना बन जाता। और एक फैक्ट ये भी था कि वो मदर ऑफ करप्शन का अकेला जिंदा फॉलोअर था। अपने डिस्गाइज के बारे में सोचना बंद करने के बाद यंग अटेंडेंट ने उसे एक जॉब ऑफर की। उसने कहा कि उसे उसके साथ काम करके खुशी होगी। जब उसने नोटिस किया कि प्रोटैगनिस्ट सारी रिटन टर्म्स खुद पढ़ और समझ सकता है, तो वो इम्प्रेस्ड हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे जोर से पढ़ने को बोलते थे। पर उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गेम में एंटर करते ही उसने बेसिक सीख लिए थे। सब कुछ पढ़ने के बाद उसके दिमाग में एक सवाल रह गया। मिशन पर निकलने से पहले उसे आधी रिवॉर्ड मनी मिल गई। जब वो लड़की वजह बता रही थी, प्रोटैगनिस्ट साइलेंटली अपनी इनर गॉडेस से बात कर रहा था। थोड़ी देर सुनने के बाद वो बाहर निकला, जबकि वो हाथ अभी भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। इस स्ट्रगल के बीच वो तब चौंका जब किसी ने उसे फादर मारने कहकर पुकारा। वो एक चब्बी फेस वाला लड़का था जिसने पॉम्पाडोर हेयर स्टाइल रखा था और काफी फ्रेंडली लग रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने जब उसे सुना तो उसे सिर्फ उसका नाम ही समझ आया। पियरे नाम के उस लड़के के पीछे चलते हुए वो मॉन्स्टर्स और घोस्ट्स की बातें करने लगा। तभी एक और आदमी आया और पियरे को बुलाने लगा। उसके चेहरे पर एक निशान
शांत था और वो काफी स्टर्न दिख रहा था। पियरे ने प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगी और कहा कि उसे आगे जाना होगा। पीछे छूटा हुआ प्रीस्ट अभी भी उस हाथ से निपट रहा था जो हर किसी को खत्म करने की जिद कर रहा था। उसने गॉडेस से कहा कि उसे विंटर में सरवाइव करने के लिए कॉइन्स चाहिए। उसके बाद हाथ शांत हो गया। अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए जहाँ वो रहती थी, उसने कहा कि वो उदास न हो, लेकिन वो चाहे जो भी कहे, गॉडेस हमेशा किसी न किसी को मारना चाहती थी। प्रोटैगनिस्ट ने फोकस शिफ्ट किया और उन लोगों के जजमेंट के बारे में पूछा। उनका बात करने का अपना ही तरीका था। वो अपनी उंगलियों से नंबर्स का इशारा करती थी। उसे पता था कि सबको खत्म करके और उन्हें मदर ऑफ करप्शन के पास भेजकर वो डिविनिटी हासिल कर सकता है। हर सोल की वैल्यू के हिसाब से जितनी उंगलियां वो दिखाती उतनी डिविनिटी मिलती थी। एक अथॉरिटी पाने के लिए उसे 10,000 डिविनिटी कलेक्ट करनी थी। सिस्टम की वजह से वो सेक्रेड रेलिक्स से डिविनिटी अब्सॉर्ब कर सकता था और डिवाइन अथॉरिटी पा सकता था। टोटल 12 रेलिक्स थी और मदर ऑफ करप्शन ने वादा किया था कि अगर वो सारी कलेक्ट कर लेगा तो उसकी एक विश पूरी होगी। पक्का वो अपना सेंस ऑफ टेस्ट वापस मांगेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज का स्वाद लेना बहुत मिस करता था। ये सब सोचते हुए पियरे वापस आया और कहा कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया है कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। उसने अपने सुपीरियर की बात मानी। प्रीस्ट को कोई परेशान नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने हमेशा की तरह काइंडनेस दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं और फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वो सब पर नजर रख रहा था और उसे कुछ अजीब लगा। अचानक वो सब एक एम्बुश में फंस गए। हर तरफ से तीर चलने लगे। एकदम तेजी से प्रोटैगनिस्ट ने पियरे को बचाने के लिए खींचा। उसने लड़के को एक तरफ फेंक दिया ताकि वो तीरों की बारिश से बच जाए, लेकिन एरोज आते रहे और कई तीर प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में अलग अलग जगह लग गए। पियरे शॉक में देखता रह गया जब प्रीस्ट को बुरी तरह एरोज लगे। हमला करने वालों ने और तीर चलाए और देखने लगे कि क्या असर हुआ है। बार बार तीर लगने के बाद जमीन पर गिरकर प्रीस्ट बिना हिले डुले पड़ा रहा। उसने सोचा कि शायद ये बैंडिट्स हैं, जबकि वो हाथ उसे गिड़गिड़ा रहा था कि वो उन सबको मार डाले। उसे पता था कि मदर ऑफ करप्शन चाहती थी कि वो बनने का नाटक करे ताकि वो सबकी डिविनिटी अब्सॉर्ब कर सके। उसने सोचा कि ये सबसे मुश्किल काम है। उठते हुए उसने गॉडेस से कहा कि वो पहले से जानती है कि वो अंदर से असलियत में कौन है। उसके बाद वो पूरी तरह खड़ा हो गया और उसे पास ही एक तलवार दिखी। तलवार हाथ में लेकर उसने गॉडेस को साफ बोल दिया कि वो कभी भी उसके तरीके से काम नहीं करेगा। ये बोलते ही उसने कॉम्बैट स्टांस ले लिया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। फिर वो तलवार लेकर आगे झपटा ताकि अपने तरीके से लड़ सके। इस बीच एम्बुश में बैठे दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदमी उनकी तरफ क्यों आ रहा है। वो तेजी से पास पहुंचा और बिना हिचकिचाए उन्हें काटना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने जब पहले वाले को कटते देखा तो वो तुरंत अलर्ट हो गए और समझ गए कि ये बंदा किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। वो स्कार वाला ब्लॉन्ड आदमी अपने दांत पीसने लगा। उसने ऑर्डर दिया कि सब प्रीस्ट को उसके पास ले आओ और बाकियों से निपटने के बाद फाइट ज्वाइन करो। प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि दुश्मन बड़े डिटर्मिनेशन के साथ उसकी तरफ आ रहा है। जल्दी ही दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई और लड़ाई तेज होती गई। ब्लॉन्ड स्कार वाला आदमी प्रीस्ट को देखकर बड़ी अजीब सी स्माइल दे रहा था। वहीं प्रोटैगनिस्ट भी उसे घूर रहा था और अपनी तलवार पर पूरी पकड़ बनाए हुए था। लड़ाई और ज्यादा ब्रूटल होती गई। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। एक पॉइंट पर दोनों पीछे हटे और एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने नोटिस किया कि गॉडेस का हाथ उसके सामने खड़े दुश्मन को असेस करने लगा है। वो ब्लॉन्ड आदमी पागलों की तरह पूछने लगा कि प्रीस्ट किससे बात कर रहा है। एक बार फिर दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। उस लंबे ब्लॉन्ड दुश्मन को लगा कि वो प्रीस्ट को आराम से हरा देगा, लेकिन मुकाबला बराबरी का था। जैसे ही गॉडेस के हाथ ने एनालिसिस पूरा किया, उसने प्रीस्ट को बताया कि इस आदमी की वैल्यू 2.5 है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली मर्सनरी फॉरेस्ट गार्ड के लेवल तक कैसे पहुंच गया। मुस्कुराते हुए उसने मन में सोचा कि ये गेम एकदम ही अनबैलेंस्ड है। फिर भी उसने फिर से अटैक करने की पोजीशन ली। दुश्मन तेजी से आगे बढ़ा और इतने जोर से हमला किया कि प्रीस्ट की तलवार टूटकर बर्फ में गिर गई। अब वो ब्लॉन्ड दुश्मन स्माइल करने लगा। उसे लगा कि वेपन तोड़कर वो जीत गया है। जब प्रोटैगनिस्ट अपनी टूटी हुई तलवार को देख रहा था तो दुश्मन ने ताना मारा कि इसीलिए वो स्टेनलेस स्टील पसंद करता है। उसने ये भी कहा कि इस प्रीस्ट में कुछ खास नहीं है। ब्लॉन्ड ने आगे कहा कि ये उसका आखिरी काम होगा, इसके बाद वो ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्रोटैगनिस्ट ने तलवार का बचा हुआ हिस्सा भी बर्फ में फेंक दिया और कहा कि वो कुछ अलग ट्राई कर सकता है। बेहतर होगा कि ये मामला यहीं खत्म कर दें, जबकि दोनों अभी मुस्कुरा रहे हैं। फिर भी प्रोटैगनिस्ट ने एक ऑफर दिया। उसने दुश्मन से कहा कि ये सब छोड़ दे और यहाँ से चला जाए। एकदम शांत चेहरे के साथ उसने बोला कि अगर वो मान गया तो वो लड़ाई में थोड़ा रहम दिखाएगा। सामने वाला आदमी मान ही नहीं रहा था कि प्रीस्ट सीरियस है। वो ऐसे ही हार मानकर थोड़े ही चले जाते। जब प्रोटैगनिस्ट मुस्कुरा रहा था तभी उसे एक तीर लगा। ब्लॉन्ड आदमी पीछे मुड़ा और अपने साथियों को देखकर बोला कि उसे लगा था वो लोग टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट बर्फ में गिरा, दुश्मन ने तलवार पकड़ी और अपने दोस्तों से सबको खत्म करने की बात करने लगा। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने पूछा कि क्या सच में उन्होंने सबको खत्म कर दिया है। धीरे से अपना सिर उठाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि वो सब इतने हैरान क्यों हैं। वो ब्लॉन्ड आदमी आंखें फाड़े देखता रह गया जब वो बंदा जिसके सिर में तीर लगा था उनके सामने खड़ा हो गया। बर्फ में खड़े खड़े मजाक उड़ाते हुए प्रोटैगनिस्ट बोला कि आखिर कोई तो बच ही गया। उसने अपने खाली हाथों से अपने सिर में घुसे तीर को पकड़ा और तोड़ दिया। उसने कहा कि शायद उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ
कुछ देखा होगा। अब उसके सामने सब शॉक में खड़े थे और ब्लॉन्ड आदमी को घबराहट में पसीना आने लगा। प्रोटोगोनिस्ट ने अपने हाथ जोड़े और अनाउंस किया कि उसने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर पर तीर मिला। ये सुनते ही ब्लॉन्ड दुश्मन की नीली आंखें फट गईं। उसने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, इस पर फिर से तीर चलाओ। उसके आसपास वो ग्रीन ऑरा देखने के बाद भी आर्चर्स ने फिर से तीर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे तीर लगे, प्रोटोगोनिस्ट ने मदर ऑफ करप्शन की इबादत शुरू कर दी। हमले के बीच भी वो अपनी गॉडेस से प्रार्थना करता रहा, जबकि दुश्मनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी खड़ा कैसे है। जैसे ही उसकी प्रेयर आगे बढ़ी, दुश्मनों ने अपने लीडर के कहने पर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने उन्हें उस जगह से दूर जाने से रोक दिया। हीरो समझ गया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। ये वही बैरियर था जो जिंदा लोगों को डिवाइन प्रेजेंस से अलग करता था, एक ऐसी अथॉरिटी जो एक प्रीस्ट ऑफ करप्शन को अपनी असली पावर निकालने से पहले एक्टिवेट करनी पड़ती थी। वो बैरियर दुश्मनों को भागने या करप्शन की डिविनिटी से छुपने नहीं देता था। अब उनके लीडर को समझ आ गया कि हथियार निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनका एक ही चांस था कि वो किसी तरह उस बैरियर को तोड़ दें। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें एक सिनिस्टर एनर्जी महसूस हुई। सब के सब अपने कैप्टन के लिए चिल्ला उठे। एक लिजार्ड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो कुछ बहुत ही बड़ा और हद से ज्यादा पावरफुल था। सब सोचने लगे कि ये बला क्या है। उस जायंट मॉन्स्टर ने अटैक किया और उनके पास की जमीन हिला दी। फटी आंखों से अब उन्हें समझ आया कि वो एक असली मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दहशत भरी गर्जन की जो किसी को भी पागल कर दे। डेस्परेट होकर सब बैरियर की लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वो वॉरियर्स जो पहले बड़े बहादुर बन रहे थे, अब डर के मारे रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वहीं प्रोटोगोनिस्ट बस मुस्कुरा रहा था जब वो अपने दुश्मनों को गिड़गिड़ाते हुए सुन रहा था। कुछ देर बाद बर्फ पर पैरों के निशान बताते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट ने उन सबका काम तमाम कर दिया है। लड़ाई के बाद वो सोचने लगा कि क्या उसे उनकी डिविनिटीज कलेक्ट करनी चाहिए। वो जानना चाहता था कि अगर वो उनकी बॉडी से डिविनिटी निकाल लेगा तो क्या वो गायब नहीं होंगी। अब वो एक प्लान सोचने लगा। वो लापरवाह नहीं हो सकता था क्योंकि गिल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। जमीन पर उसे पियरे मिला जो तीर लगने की वजह से गिरा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया कि ये सब खत्म करके पियरे को चैन से रेस्ट करने दे। वो उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि उसकी अपनी रेपुटेशन अच्छी हो जाए। उसने एक बार फिर अपनी गॉडेस से मदद मांगी। कुछ वक्त बाद कोई एक चैलिस पकड़े हुए दिखा। एक औरत ने पूछा कि उस बंदे का क्या हुआ जिसने रेलिक चोरी की थी। उसे बताया गया कि वो बंदा मौके पर ही मारा गया। जब उसने सुना कि सिर शरीर से अलग कर दिया गया है तो वो जानना चाहती थी कि बचे हुए हिस्सों का क्या हुआ। जब प्रीस्ट ने अपनी पीठ मोड़ी तो एक लड़के ने उसका ध्यान खींचा। चैलिस की तरफ देखते हुए उसने वार्न किया कि ये वापस आ सकता है। उस पॉइंट से प्रीस्ट ने एक पिलग्रिमेज पर निकलने का सोचा। ये सुनकर सर्वेंट को लगा कि ये फैसला काफी अचानक है। उसने पूछा कि क्या इसका लेना देना उस प्रोफेसी से है। ब्लू हेयर वाले प्रीस्ट का जवाब हाँ था, बिल्कुल उस प्रोफेसी की वजह से ही। इसके अलावा कोई था जिसे उसे ढूंढना था। जब वो पियरे को अपनी बाहों में उठाकर बर्फ में चल रहा था तो बैकग्राउंड में बताया गया कि 10 साल पहले सारे रिलीजियस ऑर्डर्स को एक प्रोफेसी मिली थी। अंत जिंदगी का खोल पहनकर दुनिया पर गिरेगा। जब गार्ड्स ने देखा कि प्रीस्ट पियरे को लेकर आ रहा है तो वो उससे मिलने आए। प्रोटैगनिस्ट हैरान था जब किसी ने उसे पुकारा और कहा कि वो अभी अभी वापस आया है। जब गार्ड्स पियरे को अंदर ले गए, एक रेड हेयर वाली लड़की ने अनाउंस किया कि उसे आने की परमिशन पहले ही मिल गई है। बातचीत के दौरान उसने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दिखने में इतना स्ट्रांग होगा। ये सुनकर उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने उसकी तरफ तब देखा जब उसने मेंशन किया कि उसे पता है कि वो उस सैक में क्या लेकर जा रहा है। उसने क्लेम किया कि वही सारी मुसीबतों की जड़ है। उसने सोचा कि इसे हर जगह साथ लेकर घूमने से अच्छा है कि वो इसे गिल्ड के पास छोड़ दे। जब वो शहर में चल रहे थे तो लड़की ने पूछा कि क्या उसके पास सोने की कोई जगह है। उसने कहा कि अगर नहीं है तो वो उसके घर रुक सकता है। वो लड़का बस थोड़ा ब्लश करते हुए उसे देखने लगा, जबकि उसकी देवी गुस्से में भरी हुई उस लड़की को खत्म करना चाहती थी। इतने के बावजूद, गॉडेस के अगेंस्ट होने के बावजूद, उस लड़के ने उस सुंदर रेड हेड लड़की का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और अब वो आराम से लेटा हुआ था और गॉडेस का हाथ उसकी चेस्ट पर रेस्ट कर रहा था। ऊपर देखते हुए एक फ्रेंडली फेस के साथ उसने सोचा कि उसने बस एक प्यारी सी लेडी का इन्विटेशन ही तो एक्सेप्ट किया है। लेकिन तभी दरवाजे से एक आवाज आई और उसका ध्यान भटक गया। वो वही रेड हेड लड़की थी जो दरवाजे पर खड़ी प्रीस्ट को ग्रीट कर रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खोला हुआ था। उसने कहा कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और उसे रेस्ट करने देना चाहती थी। हीरो ने अपने स्लीपर्स पहने और उसने सुना कि लड़की को उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लड़की के सामने खड़े होकर उसने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जब उसने बताया कि लॉर्ड उससे मिलना चाहते हैं तो हीरो का चेहरा हैरत से खुल गया। जब वो लड़की दरवाजे पर ही खड़ी रही तो उसने पूछा कि क्या उसे वजह पता है। जब वो एक्सप्लेन कर रही थी तो वहाँ से काफी दूर एक बड़ा सा चमचमाता हुआ मैंशन दिख रहा था। अंदर कोई चाय पी रहा था और बटलर ने बताया कि प्रीस्ट आ चुका है। फ्लोर ने बस बटलर को जाने को कहा और उसने सर झुकाकर ऑर्डर माना। लॉर्ड गेज एक काले बाल और काली दाढ़ी वाला आदमी था जो प्रीस्ट को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। हीरो ने नोटिस किया जब लॉर्ड ने पूछा कि क्या उसने अपने भाई के आखिरी पल देखे थे, और जब लॉर्ड ने हीरो को चाय ऑफर की तो उसने बस एक शैतानी स्माइल दी। उसने याद आया जब मदर ऑफ करप्शन ने लॉर्ड को पहली बार देखा था तो
उसने एक एक्स मार्क बनाया था। इस वजह से वो पहले ही जान गया था कि वो आदमी इंसान नहीं है और उसने उसका सामना करने का डिसाइड किया। डेमन को भी एहसास हो गया कि प्रीस्ट को पता है वो कौन है और उसकी आंखें लाल हो गईं। दोनों ऐसे ही कम्युनिकेट करते थे। जब वो किसी पर एक्स बनाती, इसका मतलब होता कि वो बंदा इंसान नहीं है। इस जगह पर बहुत सारे डेमन्स इंसान बनकर उनके बीच रहते थे। माना कि डेमन्स बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर उनमें से कुछ अपने दम पर कुछ नहीं करते। इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए उन्हें दूसरी एग्जिस्टेंसेस के साथ पैक्स करने पड़ते हैं। इसी वजह से डेमन्स को इंसान इतने पसंद थे। लेकिन गॉड्स इन डेमन्स से नफरत करते थे, क्योंकि वो अपने सर्वेंट से जितना लेते थे उतना ही देते भी थे। इसका नतीजा ये हुआ कि गॉड्स ने डिक्लेयर कर दिया कि न सिर्फ डेमन्स बल्कि उनके फॉलोअर्स को भी डेमन ही कहा जाएगा। इन्हें बुरा माना जाता था और यहीं से प्रीस्ट्स द्वारा डेमन हंट शुरू हुई। हीरो ने अपनी आंखें बंद करके इस बारे में सोचा, क्योंकि डेमन कॉन्ट्रैक्टर्स एक मुश्किल क्लास थी और लोग अक्सर इससे बचते थे। पर उसे याद आया कि उसने ये क्लास क्यों चुनी थी। अब उस लॉर्ड के ऑफिस में दोनों खामोश थे, जब तक लॉर्ड ने एक्साइटेड होकर वाव नहीं कहा। अपने भाई को याद करते हुए उसने कहा कि उस मरने वाले की वजह से ही आज ये प्रीस्ट उसके सामने खड़ा है। चाय का कप हाथ में लेकर लॉर्ड एडमायर करने लगा कि कैसे प्रीस्ट ने उसका डिस्गाइज पकड़ लिया। एक शैतानी लुक और उंगलियां फंसाए हुए डेमन ने कहा कि उसे स्नीकी कहा जा सकता है। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट ने आंखें बंद की और उस आदमी को बताया कि वो मदर ऑफ करप्शन का प्रीस्ट है। ये सुनकर डेमन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि उस गॉडेस का अब कोई फॉलोअर बचा ही नहीं है। एक्साइटेड होकर उसने गेस्ट को बैठने को कहा, क्योंकि उस जगह वो दोनों अकेले थे। उसने कहा कि वो ईमानदार बनना चाहता है और बताया कि उसने हीरो को यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं बुलाया है। जब वो आदमी बोल रहा था, हीरो ने नोटिस किया कि वो एकदम काम होकर बैठा है। लॉर्ड उस मर्सिनरी ग्रुप के कैप्टन के बारे में जानना चाहता था। वो ठीक से जानना चाहता था कि वो मरा कैसे। प्रोटैगोनिस्ट बस सुनता रहा, जबकि लॉर्ड ने कहा कि वो उसकी मेहनत का पेमेंट जरूर देगा। ये बातें सुनकर प्लेयर के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। जब लॉर्ड बोल रहा था, हीरो ने सोचा कि ये एक दुखद हादसा था। गलाडे ने कंप्लेंट की थी कि इस विंटर में कोई काम नहीं है। लॉर्ड ने अंडर द टेबल कुछ अरेंज करने की कोशिश की थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो लड़का इस प्रोसेस में मर जाएगा। अब लॉर्ड ने कहा कि उसकी नजर में जिंदगी एक बहुत मुश्किल चीज है। उसने ये खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जब प्रोटैगोनिस्ट लॉर्ड के पास से निकला, उसके पास गोल्ड कॉइन से भरी एक छोटी थैली थी। उसे पता था कि लॉर्ड कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो गोल्ड तो बस सच निकलवाने का एक जरिया था। कासल से दूर जाते हुए उसने कहा कि वो कोई लालची प्रीस्ट नहीं है, बल्कि बिल्कुल उसका उल्टा है। जब उसने देखा कि मदर ऑफ करप्शन गुस्से में है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से सहलाते हुए कहा कि वो उसे अपसेट नहीं देखना चाहता। ऐसा लगा जैसे वो हाथ चाहता हो कि वो बोलता रहे। तो हीरो ने उस हाथ को अपने मुंह के पास लाया और थोड़ा खंसा। हीरो ने कहा कि एक चीज ऐसी है जो कभी रस्ट नहीं होती और गोल्ड की तरह ही हमेशा चलती है। मुस्कुराते हुए और गुलाबी गालों के साथ उसने उस हाथ से कहा कि वो है मेरा गॉडेस के लिए प्यार। वो हाथ सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया और कांपने लगा। फिर प्रोटैगोनिस्ट ने उसका हाथ अपने दिल के पास रखा और बोला कि उसके लिए वो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। चलते चलते उसने कहा कि इसलिए उसे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद वो वापस इन सराय पहुंचा और वो रेड हेयर वाली लड़की उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने एक साइड इशारा किया और उससे कहा कि सेक्ट ऑफ टीचिंग के प्रीस्ट्स को ग्रीट करे। एक चीयरफुल फेस के साथ उसने सोचा कि पता नहीं ये सेक्ट वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, पर उसकी नजरें उसी तरफ गईं। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उन सेक्ट मेंबर्स में से एक ने भी उसे पलट कर देखा। प्रोटैगोनिस्ट को पहले ही पता चल गया था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, मदर ने उसे बता दिया था उनमें से एक के पास सैक्रेड रेलिक है। अब हीरो उन तीनों को एनालाइज कर रहा था। एक बंदा उसकी तरफ चलकर आया और बोला कि ये इंसाफ के लिए समर्पित जिंदगी का नतीजा है। प्रोटैगोनिस्ट बस देखता रहा जब वो आदमी बोलता गया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक प्रीस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन को देखेगा। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसने कहा कि वो रिट्रीब्यूशन की तराजू का वजन है और उसका नाम ऑर्विस है। उस आदमी की नजर एकदम तीखी थी, आर्मर चमक रहा था और उसके पास एक बड़ा ही खतरनाक वेपन था। उसने बताया कि दूसरा बंदा जो सफेद बालों वाला हट्टा कट्टा आदमी है, उसका नाम कोर्नियास है और यंग लड़की पटीना है। सबने अपने चेस्ट पर हाथ रखकर प्रीस्ट को ग्रीट किया। उसने भी वैसा ही किया और कहा कि मिलकर खुशी हुई। रेड हेयर वाली लड़की ने एक ब्लॉन्ड औरत के बारे में बताया जो लाइब्रेरी में बुक्स देख रही थी। हीरो को थोड़ा सुकून मिला ये जानकर कि वहाँ दूसरे सेक्ट्स और प्रीस्ट्स भी हैं। उसने सोचा कि अभी नहीं तो कभी और उसे वो रेलिक लेने के कई मौके मिलेंगे। मगर एक प्रॉब्लम थी, जब भी वो किसी रेलिक की डिविनिटी अब्सॉर्ब करता, कुछ न कुछ कांड हो ही जाता था। अब वो सोचने लगा कि क्या वो सच में प्रीस्ट ऑफ करप्शन है या सिर्फ एक विलन ऑफ करप्शन। प्रीस्ट्स ने हीरो को ग्रीट किया और कहा कि उन्हें निकलना होगा, वो लॉर्ड से मिलने जा रहे हैं। ऑर्विस ने प्रोटैगोनिस्ट से कहा कि जब वो अगली बार मिलेंगे तो उन्हें एक सीरियस बात करनी होगी। उनके जाने के बाद हीरो ने नोटिस किया कि सबके पास एक जैसे वेपन्स थे। रेडहेड ने बताया कि उनका गिल्ड अक्सर प्रीस्ट को सस्ते रेट पर रहने की जगह देता है। पसीना पोंछते हुए उसने पूछा कि क्या वो उससे कल रात रुकने के पैसे मांग रही है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहने दूंगी। सच तो ये है कि हीरो यही सोच रहा था, पर उसने नहीं कह दिया। थोड़ा शर्माते हुए रेडहेड ने कहा कि उसकी मदद करने की अपनी वजह है, क्योंकि वो हमेशा। फिर अपना हाथ साइड में करते हुए उसने कहा कि वो चाहती है कि हीरो खाना खराब होने से बचाए। पास आकर उसने पूछा कि क्या वो खाने पे प्रिजर्वेशन
ब्लेसिंग डाल सकता है, और ज्यादा शर्मा कर वो लड़की से दूर हटा और पूछा कि वो ये सब धीरे से क्यों बोल रही है। प्रीस्ट को एम्बैरस करने के बाद लड़की जोर से मुस्कुराई। फिर उसने पूछा कि वो इतना बोर क्यों लग रहा है। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया और गैस किया कि दोनों की अच्छी जम रही है, क्योंकि वो मजाक मस्ती कर रहे थे। प्रीस्ट ने पूछा कि वो आदमी बाकियों के साथ क्यों नहीं गया। वो कॉर्नियस था, वही सफेद बालों वाला प्रीस्ट। उसने कहा कि उसके पास अपने लोगों की वजह से कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बताया कि उसने ग्रुप से कहा है कि उसके नाम पर भी रिस्पेक्ट दिखाएं। रेडहेड को लगा कि लॉर्ड ट्रीडन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसने ये कहा तो दोनों उसकी तरफ देखने लगे और उसने एक्सप्लेन किया कि भले ही लॉर्ड थोड़ा कोल्ड लगता है, पर वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। उसने आगे कहा कि जाहिर है मुझे पता है कि काम और पर्सनल लाइफ को अलग कैसे रखते हैं। उसने दोनों को वार्न किया कि लॉर्ड को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वो दोनों अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छा है। वो सफेद बालों वाला प्रीस्ट लॉर्ड के बारे में और जानना चाहता था। वो काफी इंटरेस्टेड लग रहा था। लड़की मुस्कुराते हुए लॉर्ड की तारीफ कर रही थी और हमारा हीरो बस चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था। एक पॉइंट पर उसने भी एक सवाल पूछा और चाहता था कि लड़की कुछ राज खोले। फिर मुस्कुराते हुए उसने दूसरे प्रीस्ट से पूछा कि उसने लॉर्ड से मिलने का प्लान क्यों ड्रॉप कर दिया। उसने एक बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब दिया कि वो लोग फिलहाल एक प्रोफेसी फॉलो कर रहे हैं। उन्हें ये 10 साल पहले मिली थी और अब उस प्रीस्ट को लग रहा था कि दुनिया का अंत कहीं छुपा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट को पसीना आने लगा जब उसे एहसास हुआ कि ये लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉर्ड एक डेमन है। अगला सीन लॉर्ड के पास पहुंचकर दोनों प्रीस्ट्स जब उसे ग्रीट करने जा रहे थे तभी वो रेलिक चमकने लगी। वो चमक देखकर उन्हें समझ आ गया कि अगर सैक्रेड रेलिक किसी के पास चमकती है तो इसका मतलब है वो बंदा पक्का डेमन है। अब रेलिक हाथ में लिए उन्हें पता था कि उसे खत्म करना ही होगा। डेमन को समझ आ गया कि वो अब और नहीं छुप सकता, तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। एक आग का धमाका हुआ जो प्रोटैगनिस्ट और दूसरे प्रीस्ट दोनों ने नोटिस किया। लॉर्ड के मैंशन के अंदर से एक म्यूटेंट लिजार्ड जैसा दिखने वाला क्रिएचर निकला। दूसरा प्रीस्ट डर के मारे उस तरफ देखने लगा, पर हीरो ने ये पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था। मैंशन के अंदर एक प्रीस्ट स्केल्स ऑफ रिट्रीब्यूशन चला रहा था जो एक हथौड़े जैसा वेपन था। वो 3 प्रीस्ट्स ऑफ विजडम में से एक था जो उस डेमन से भिड़ रहा था। लड़ाई के दौरान वो कभी कुल्हाड़ी तो कभी तलवार यूज कर रहा था और अंत में उसने मैसिव क्रिएचर के सिर के बीचों बीच ब्लेड घुसा दी। दूर से धूल, बिजली और तबाही का मंजर साफ दिख रहा था जब वो प्रीस्ट उस डेमोनिक एंटिटी को चैलेंज कर रहा था। हीरो के साथ वाले प्रीस्ट ने बताया कि आसमान में जो चमक है वो ऑर्विस के हैमर ऑफ पनिशमेंट की वजह से है। उसने कहा कि ऑर्विस शायद किसी डेमन से लड़ रहा है और उस तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो उसकी मदद करने जाना चाहता है। लेकिन मरैक उल्टे रास्ते चलने लगा और बोला कि प्रीस्ट तुम आगे बढ़ो, मैं जल्दी ही मिलता हूँ। वो भागते हुए वापस इन पहुंचा और रेड हेयर वाली लड़की को बुलाने लगा। आरॉन उसे देखकर डर गई और उसकी तरफ भागी, जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जब प्रोटैगनिस्ट अजीब सा चेहरा बनाए अंदर घुसा तो वो बस एक ही चीज जानना चाहता था। उसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया और पूछा कि पियरे का मेडिकल सेंटर कहाँ है। आरॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस देखती रही जब प्रीस्ट वहाँ से एक सेफ जगह पर कूद गया। वो मलबे और तबाही से भाग रहा था जैसे उसके पास बिल्कुल टाइम ना हो। उसके हाथों में दबी वो लड़की आसपास का हर्ज मर्ज देख रही थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दूर कहीं वो मैसिव रेप्टाइल दिख रहा था और उसके ऊपर वो प्रीस्ट अपना हथौड़ा लिए खड़ा था। रेडहेड डर के मारे चिल्लाई और प्रीस्ट को मॉन्स्टर के बारे में वार्न करने लगी। वो रेप्टाइल न सिर्फ जाइगेंटिक था बल्कि हद से ज्यादा मस्कुलर और आउट ऑफ कंट्रोल था। मरैक ने कहा, मॉन्स्टर को भूल जाओ और बस ये बताओ पियरे कहाँ है। उस लड़के की चिंता देखकर उसने उंगली से रास्ता दिखाया। प्रोटैगनिस्ट उसे बचाने के लिए एकदम तैयार था। दिमाग में बस पियरे का नाम चल रहा था। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि पियरे एक मैट्रेस पर लेटा हुआ है। आसपास सब तबाह हो चुका था पर वो लड़का सुकून से सो रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे देखा और सोचा कि वो उसे मरने नहीं दे सकता, खासकर तब जब बड़ी मुश्किल से उसे बचाया था। भले ही पियरे काफी भारी था, मरैक ने उसे बड़ी आराम से अपने कंधे पर उठा लिया। फिर उसने आरॉन से कहा कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए क्योंकि अब वो उसे बाहों में नहीं उठा सकता था। वो लड़की इतनी नजदीकी से थोड़ा शर्मा गई और प्रीस्ट की गर्दन पकड़कर ब्लश करने लगी। एक लंबी छलांग के साथ वो तेजी से आगे बढ़ा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो जितना तेज हो सके उतना तेज भागा। वो लड़की जैसे कि वो जो उसकी पीठ पर लदी हुई थी कुछ गहरी सोच में लग रही थी। फिर उसने प्रीस्ट को बताया कि उसे एक शॉर्टकट पता है। हवा के शोर में चिल्लाते हुए उसने पूछा, कहाँ है? उसने उंगली से इशारा किया और कहा कि बिल्कुल सामने उसी डायरेक्शन में है। पास पहुंचते ही उसने वार्न किया कि उन्हें एक घर से गुजरना पड़ेगा जिसमें एक सीक्रेट पैसेज है। दरवाजा लॉक था पर मरैक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने एक जोरदार लात मारी और दरवाजा तोड़ दिया। आरॉन ये देखकर काफी एम्बैरेस हो गई। बैलेंस और स्पीड बनाए रखते हुए फ्लोर पर थोड़ा फिसलते हुए भी प्रीस्ट लगातार आगे बढ़ता रहा। लड़की को लगा कि उसके मूवमेंट्स थोड़े रफ हैं। टूटे हुए दरवाजे को पीछे मुड़कर देखते हुए वो धीरे से बड़बड़ाई कि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने आरॉन को नीचे बिठाया और कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो वो सीक्रेट पैसेज से निकल जाए। वो कंफ्यूज हो गई कि इसका इरादा क्या है और वो उनके साथ क्यों नहीं जा रहा। कुछ ही देर में उसने साफ किया कि उसे वापस जाकर बाकी प्रीस्ट्स की मदद करनी है। आरॉन और पियरे को तबाही से दूर बचने का एक मौका देकर वो फिर से निकल पड़ा। आरॉन बस उसकी पीठ देखती रही जब वो भाग रहा था और सोचने लगी कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। काफी देर भागने के बाद प्रीस्ट एक जगह पहुंचा और
उसका चेहरा उतर गया। वो बहुत लेट हो गया था। जमीन पर उसे एक प्रीस्ट बुरी तरह जख्मी मिला। ये देखकर वो अंदर तक हिल गया। वो उस हट्टे कट्टे सफेद बालों वाले आदमी के पास गया जिसके माथे पर एक हॉर्न था। वो कॉर्नियस था। कमजोरी के बावजूद कॉर्नियस ने मराक को पहचान लिया। हीरो ने दुख के साथ उसे देखा। उसे पता था कि जख्म बहुत गहरे हैं। उसे समझ आ गया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो उससे तब तक बात करता रहा जब तक उसकी सांसें चल रही थीं। डर था कि अंत करीब है। उस बड़े आदमी ने बताया कि उसकी साथी पटीना मर चुकी है। प्रीस्ट ने साइड में देखा तो उस यंग लड़की की बॉडी एक दीवार पे बुरी तरह फेंकी हुई थी। उसने कॉर्नियस से पूछा कि क्या इस डेमन को हराने का कोई और रास्ता है। कॉर्नियस ने राज खोला कि अभी भी एक और रेलिक है, द व्हाइट स्वॉर्ड। वो प्रीस्ट ऑर्विस के पास थी जिसने उसे डेमन के सिर में गाड़ दिया था। उसने कहा कि अगर मारने वो तलवार लेकर सीधा क्रिएचर के दिमाग में घुसा दे तो वो उसे हरा सकता है। इतना बताते ही उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसका हाथ जमीन पर गिर गया। थोड़ी धूल उड़ी। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर उस बॉडी के पास रहा। फिर उसने अपनी गॉडेस मदर ऑफ करप्शन को पुकारा और कहा कि वो उस आदमी से कुछ कलेक्ट करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ओर्विस अभी भी उस डेमन से कड़ी टक्कर ले रहा था। हैमर ऑफ रिट्रीब्यूशन का यूज करके वो उस तलवार को और अंदर धंसाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितना जोर लगाता वो रेप्टाइल उतना ही गुस्से में आ जाता। वो क्रिएचर पागल हो गया था। अपनी पूंछ और हाथ पैर हर तरफ जोर जोर से चला रहा था। दूर से प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी जान लगाकर भागा। उसे लगा यही एक मौका है। उसने छलांग मारी और एक और तलवार क्रिएचर की पूंछ के पास गाड़ दी। आगे उसे वो प्रीस्ट दिखा जिसके पास वो तलवार थी जो उसे चाहिए थी। तभी उसने नोटिस किया कि वो रेप्टाइल कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। इससे मरैक थोड़ा अनईजी हो गया। उसे डर था कि अब क्या होगा। रेप्टाइल ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए। जैसे ही उसने अपना मुंह पूरा खोला, मारने समझ गया ये डेथ स्पिन था। उस अटैक ने उसे बहुत दूर फेंक दिया और वो जोर से नीचे गिरा। ऑलमोस्ट सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उसने मदर ऑफ करप्शन से कहा कि वो ठीक है। जमीन पर लेटे हुए उसके पैरों में गहरी चोट थी। उसने एडमिट किया कि गॉडेस सही थी, ब्लेसिंग्स के साथ डिजास्टर्स आते हैं। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। उसे लगा वो कामयाब हो गया है। साइड में देखा तो पास ही वो रेलिक पड़ी थी जिसे देखकर उसने चैन की सांस ली। रेलिक हाथ में लेकर उसने सोचा कि ये सब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में बदल गया है। तलवार को अपनी चेस्ट से लगाकर उसने गॉडेस ऑफ करप्शन से कहा कि वो उसे ये सैक्रेड रेलिक ऑफर करेगा। उसने एक रिक्वेस्ट की, एक नया अथॉरिटी। उसी वक्त उसकी पॉकेट से एक अजीब सा हाथ निकलता हुआ लगा। जैसे ही उसने रेलिक गॉडेस को दी, प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो एक और सील खोल दे। उसे यकीन था कि हर सैक्रेड रेलिक में इतनी डिविनिटी होती है कि एक नया अथॉरिटी मिल सके। उस खास रेलिक में 11,723 यूनिट्स ऑफ डिविनिटी थी जिसे देखकर वो काफी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि अब वो एक खतरनाक ग्रीन एनर्जी से घिर चुका था। सील अब खुल जानी चाहिए थी। तो उसने गॉडेस से पूछा कि उसे कौन सी नई पावर मिली है, लेकिन गॉडेस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी चेस्ट से कूद गई और जमीन पर अपनी उंगलियां पटकते हुए तेजी से भागने लगी। जैसे ही वो दूर गई, प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि अगर वो इतनी दूर से भी उसे सपोर्ट करे तो उसे खुशी होगी। उसने कन्फेस किया कि गॉडेस की ग्रोथ देखकर उसे मजा आ रहा है। फिर भी उसने एडमिट किया कि अभी हालात थोड़े टाइट हैं और इस वजह से वो अब मजाक मस्ती बंद करेगा। अपना टोन बदलते हुए उसने मदर ऑफ करप्शन को पुकारा और गॉडेस ने उसकी बात सुन ली। उसके सामने हवा में उड़ते हुए उसने डिक्लेयर किया कि वो 10,000 यूनिट्स ऑफ डिविनिटी और ऑफर करेगा एक नई अथॉरिटी के बदले। सब कुछ पूरा होने के बाद वो पहले से ज्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। उसे अपनी नई अथॉरिटी पसंद आई और अब उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन गया। ये था स्क्रिप्ट ऑफ करप्शन। इस अथॉरिटी का असर सिंपल था पर बहुत पावरफुल, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक क्यूरियस एक्सप्रेशन आ गया। जैसे ही स्क्रिप्ट एक्टिवेट हुई, उसकी पूरी बॉडी पर डार्क ग्रीन रंग के मेटाफिजिकल टैटूज फैलने लगे जिसने उसकी फिजिकल एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा दिया। उसने गॉडेस से कहा कि ये अथॉरिटी बुरी नहीं है और फिलहाल के हालात में काफी काम आएगी। खड़े होते हुए उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और अनाउंस किया कि उसके पैर अब एकदम ठीक हो गए हैं। तभी साइड में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो प्रीस्ट ऑर्विस की बॉडी थी जो जमीन पर बिना जान के पड़ी थी। प्रोटैगनिस्ट ने अंदाजा लगाया कि लड़ाई के दौरान रेप्टाइल ने उसे फेंक दिया होगा। शायद दोनों एक ही टाइम पर गिरे थे। दुख के साथ उसने दुआ की कि वो रेस्ट इन पीस करे। फिर भी उसने उसकी बॉडी से डिविनिटी कलेक्ट करने का डिसाइड किया और पास जाकर जरूरी जेस्चर किया। वो ग्रीन एनर्जी बहने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो मैसिव रेप्टाइल अभी भी गुस्से में था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अपनी पूंछ और भारी कदमों से वो हर तरफ तबाही मचा रहा था, जिस वजह से प्रोटैगनिस्ट एकदम अलर्ट रहा। उसे लगा कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। प्रीस्ट उस क्रिएचर को घूरने लगा, ये समझने के लिए कि आखिर उसका मकसद क्या है। उसे पता था कि डेमन को सैक्रेड लीफ देने के जिम्मेदार सेक्ट ऑफ नॉलेज के प्रीस्ट्स थे, पर अब जब सारे प्रीस्ट्स मर चुके हैं तब भी डेमन शांत नहीं हो रहा। ये सोचते सोचते उसने डिविनिटी अब्सॉर्ब कर ली। उसे 1000 यूनिट्स और मिल गए थे। वो उस बीस्ट के सामने एकदम स्थिर खड़ा रहा। उसे ये बात अजीब लगी कि डेमन्स आम जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते। इस बीच वो डिवाइन हैंड धीरे से उसकी पॉकेट से बाहर निकला। उसने उसे वार्न किया कि अब सीन थोड़ा इंटेंस होने वाला है, इसलिए पकड़ के रखना। वो मेटालिक ग्रीन टैटूज अब उसकी बॉडी पर और ज्यादा गहरे हो गए थे, जो उसके चेहरे और हाथों पर साफ दिख रहे थे। जल्दी ही प्रीस्ट का चेहरा उस रेप्टाइल की बड़ी सी लाल आंख में रिफ्लेक्ट होने लगा। वो सुपर स्पीड से आगे बढ़ा और सीधा क्रिएचर की एक आगे वाली टांग पर अटैक करने के लिए झपट गया। बीस्ट ने फिर से अपनी टेल से हमला करने की
की कोशिश की, जिससे इतनी तबाही हुई कि प्रोटैगनिस्ट गुस्से से पागल हो गया, यहाँ तक कि उसके चेहरे और गर्दन की नसें फूल गईं। वो किसी चीज की तलाश में था और उसे वो मिल गई, वो व्हाइट स्वॉर्ड जो रेप्टाइल के सिर में थोड़ी धंस सी गई थी। बिना हिचकिचाए वो उसकी तरफ भागा। उसने नोटिस किया कि रेप्टाइल फिर से टेढ़ा हो रहा है, एक और अटैक की तैयारी में, पर इस बार वो चोट नहीं खाएगा। भले ही डेमन दहाड़ मार रहा था, प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटा और उसने तलवार के हत्थे पर हाथ रख दिया। उसने मन में सोचा कि वही मूव उस पर 2 बार काम नहीं करेगी। वो बीस्ट की अपनी मूवमेंट को ही उसके खिलाफ यूज करने के लिए तैयार था। क्योस बढ़ता जा रहा था, घर जल रहे थे, खिड़कियां टूट रही थीं और सीन एकदम कयामत जैसा होता जा रहा था। प्रोटैगनिस्ट को चिंताजनक तरीके से खांसी आने लगी। अपनी हथेली देखकर उसने पाया कि खून अब बार बार निकल रहा है। ऊपर से मुसीबत ये कि वो रेप्टाइल, जिसकी पीठ अब कांटों से भर चुकी थी, सीधा उसकी तरफ लपका। उसने खुद को रिपोजिशन किया। उसे पता था कि उसे जल्दी मूव करना होगा क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से सड़ रही थी। उसने सोचा कि अगर डेमन ने रेसिस्ट करना जारी रखा तो हो सकता है करप्शन ओवरफ्लो कर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए उसने छलांग मारी और व्हाइट स्वॉर्ड को कस के पकड़ लिया। उसे याद आया जो प्रीस्ट ने कहा था, अगर वो इसे डेमन के दिमाग तक धंसाने में कामयाब रहा तो वो जीत जाएगा। हिल्ट को मजबूती से पकड़कर उसने क्रिएचर से तलवार बाहर खींची। काम पूरा होने पर वो मुस्कुराया। पीछे मुड़कर उसने लॉर्ड को जागने का ऑर्डर दिया। एक बहुत ही तेज रोशनी फैल गई जिसने पूरे एरिया को चमका दिया और लॉर्ड ट्रियन हिलने डुलने लगा। सबकी फटी आंखों के सामने उस रोशनी के बीच एक परछाई दिखी। वो बड़ा सा रेप्टाइल धीरे धीरे बिखरने लगा और चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। पास के इलाकों के लोगों ने देखा कि कैसे उस फ्लैश ने पूरे शहर को घेर लिया है। रोशनी इतनी तेज थी कि दूर खड़ी वो रेड हेयर्ड लड़की आरॉन ने भी इसे नोटिस किया जो पियरे के पास थी। क्यूरियस होकर वो दरवाजे तक गई ताकि कंफर्म कर सके जो वो सोच रही थी। जब ये सब खत्म हुआ तो लॉर्ड की बॉडी जमीन पर पड़ी थी और उस पर जख्म साफ दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, क्या तुम जाग गए? उस आदमी ने एक हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया। जब वो मुड़ा और अपनी बची हुई एक आंख से उसे देखा तो बोला कि उसे मिलकर खुशी हुई। प्रोटैगनिस्ट ने व्हाइट स्वॉर्ड की तरफ इशारा किया और कहा कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। उसने लॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम पर मेरे 2 रिजर्व गोल्ड कॉइन्स उधार हैं। लॉर्ड ने बड़े मजे में ये डील एक्सेप्ट कर ली। प्रीस्ट मारने का हाथ पकड़कर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। इस सब के बाद कहीं बहुत दूर एक मेज जादूगरनी अपनी हथेली में पावर फोकस कर रही थी। वो गहरी नीली आंखों वाली लड़की शायद कोई ट्रैकिंग स्पेल डाल रही थी। एनर्जी को ढंग से मैनिपुलेट करने के बाद उसने इसे एक खास डायरेक्शन में फेंक दिया। स्पेल का रास्ता बता रहा था कि जिस बंदे को वो ट्रैक कर रही है वो यहीं से गुजरा था। अब वो और एक हुडेड टोपी वाला आदमी रिजल्ट को घात लगाकर देख रहे थे। वो आदमी बूढ़ा था और चेहरे पर स्कार्स थे। उसने बस वही कंफर्म किया जो उसे पहले से शक था। जमीन को घूरते हुए उसने देखा कि जादू ने एक अजीब तरह की जड़ी बूटी निकाली है। वो मंजर देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, पर जादू ने वही सच दिखाया था। बड़े दुख के साथ उसे ये सच एक्सेप्ट करना पड़ा। भले ही उसे बॉडीज नहीं मिली थी, पर उसे पक्का यकीन था कि उसने उनका गला काट दिया था। उसे वो दिन अच्छे से याद था। तब आज से ज्यादा ठंड थी और भले ही बहुत टाइम बीत गया था, पर यादें एकदम ताजा थीं। उसके साथ खड़ी यंग लड़की ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि शायद बॉडीज को मॉन्स्टर्स या जानवर उठा ले गए होंगे। बूढ़े ने उसे धन्यवाद कहा कि वो उसे यहाँ लेकर आई, पर एक और फेवर मांगा। उसने शांति से जवाब दिया कि वो मांग सकता है, बस पहले पास के टाउन्स के नाम बता दे। जब वो शांति से आसपास के एरिया को ऑब्जर्व कर रही थी, तब तक दूसरी जगह डेमंस का फैलाया हुआ क्योस अभी भी बढ़ रहा था। मलबे के बीच प्रोटैगनिस्ट और लॉर्ड का बटलर साथ चल रहे थे। जब वो एक जगह पहुंचे तो बटलर ने बड़े तमीज से प्रीस्ट के लिए दरवाजा खोला। मार्क्स एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ अंदर घुसा, लेकिन जो उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश था वो था लॉर्ड। उसने स्वागत में अपनी बाहें फैला दी थीं। एक प्यारी स्माइल और बंद आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट ने सुना जब लॉर्ड ने कहा, हर बार मिलने पर तुम पहले से ज्यादा हैंडसम लगते हो। फिर भी लॉर्ड ने एडमिट किया कि वो अपना सारा शुक्रिया कभी लफ्जों में बयान नहीं कर पाएगा। प्रीस्ट ने थोड़ा मुस्कुराकर कमेंट किया कि डेमन अभी जिंदा है और सांसें ले रहा है, और उसे याद दिलाया कि डेमन ने खुद कहा था कि हर रेस को जीने का हक है। वो इस बात से सहमत लग रहा था। इस लड़ाई के बाद ये बात फैल गई कि प्रीस्ट एक डेमन स्लेयर है। भले ही ये टाइटल उस पर सूट नहीं करता था, पर लोगों ने उसे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इनकी लड़की आरॉन ने भी इसमें पूरा योगदान दिया क्योंकि उसे ये निकनेम बड़ा पसंद आया था। अब वो जहाँ भी जाता लोग कमेंट करते, देखो वो जा रहा है महान डेमन स्लेयर। दूसरे लोग कानाफूसी करते, मैंने सुना है उसने अकेले 7 बैंडिट से टक्कर ली थी। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे कि डेमन को हराना तो ऐसे बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इस वजह से वो कुछ जगहों पर जाने से बचने लगा। लॉर्ड से बातचीत के दौरान
है। मरक ने बताया कि उसे लॉर्ड के लकड़ी के नकली पैर बड़े अजीब लगे, वो इसलिए क्योंकि वो एकदम नेचुरल तरीके से मूव कर रहे थे, पर लॉर्ड ने साफ किया कि वो ऐसा सिर्फ प्रीस्ट के सामने ही करता है, बाकियों के सामने वो लंगड़ा के चलने का नाटक करता है और कहता है कि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अपनी आंखों में एक लाल चमक के साथ उसने बताया कि इन्हें फ्रीली मूव करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हीरो ने क्यूरियस होकर पूछा कि भाई क्या कीमत है। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपनी चाय की सिप लेता है और कहता है कि देर सबेर उसके ये सुंदर बाल झड़ जाएंगे। उसने कहा कि वो शायद पतझड़ के उस पेड़ जैसा हो जाएगा जिसपे एक भी पत्ता नहीं बचता। उसने मजाक किया कि अगर वो कुछ महीनों बाद मिले तो शायद प्रीस्ट उसकी जुल्फों को पहचान भी ना पाए। मरक ने रोने का नाटक किया और कहा कि ये इमेजिन करके ही उसे दुख हो रहा है, इसलिए टॉपिक बदलते हैं। लॉर्ड ने अपने चाय के कप में देखते हुए पूछा कि क्या प्रीस्ट के पास थोड़ा फ्री टाइम है। उसने बताया कि एक काम है और रिक्वेस्ट करने वाले ने खास करके इसी को मांगा है। उसने बताया कि जब से डेमन स्लेयर की अफवाहें फैली हैं, बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जब उसने कहा कि काम ओल्ड एम्पायर की सैक्रेड रेलिक से जुड़ा है तो प्रोटैगनिस्ट ने इंटरेस्ट दिखाया। रिवॉर्ड 5 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और एडवांस पेमेंट अलग से। अगर उसने अपना बेस्ट दिया तो हो सकता है उसे मिली हुई रेलिक्स में से कोई एक मिल जाए जो प्याला, पत्थर या कोई और चीज हो सकती है। उसे याद आया कि मदर ऑफ करप्शन ने रेलिक्स के बारे में क्या कहा था। हल्की स्माइल के साथ उसने सोचा कि खुद जाकर चेक करना ही बेस्ट रहेगा। उसने लॉर्ड से कहा कि वो ये जॉब एक्सेप्ट करता है। प्रोटैगनिस्ट को पता था कि बहुत पहले एक ऐसा एम्पायर था जिसने पागल जादूगरों का दौर खत्म किया था। उस एम्पायर ने पूरे कॉन्टिनेंट को एक किया था और ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई थी जो आज भी यूज होती हैं। आजकल जिन चीजों को बहुत कीमती माना जाता है वो असलियत में उसी पुराने एम्पायर की रेलिक्स हैं। अब वो अपने नए साथियों के साथ था। कार्मेन वुल्टस नाम के एक आदमी ने अपना इंट्रो दिया और कहा कि वो इस मिशन का इंचार्ज है। नाम कुछ सुना सुना लगा और ये नोटिस करते ही कार्मेन ने बताया कि वो एंथनी वॉल्टस का बेटा है। इससे पहले कि प्रीस्ट कुछ गलत समझता, उसने फटाफट ऐड किया कि वो एक नाजायज बेटा है। प्रीस्ट ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा कि वो ब्लैक वुल्फ तो बड़ा उसूलों वाला बंदा था, फिर भी उसका एक नाजायज बच्चा है। ये काफी हैरान करने वाला था, खासकर उसकी वाइफ की मौत के बाद। वो और जानना चाहता था पर पूछा नहीं क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता। बैकग्राउंड में कुछ और लोग देखकर उसने उनका इंट्रो मांगा। कार्मेन ने एक हुडेड मेज की तरफ इशारा किया और कहा उसका नाम ट्यूनीशिया है। फिर उसने एक हट्टा कट्टा आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि वो यूनिकॉर्न ट्राइब का सुकस है। वो बड़े हाथों वाला बंदा बड़े तमीज से मिला और बोला कि डेमन स्लेयर से मिलकर खुशी हुई। प्रीस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे बस मारने बुलाओ। शुकुस ने जवाब दिया कि इतनी बड़ी कामयाबी पर शर्माने की कोई बात नहीं है। कार्मेन ने अपनी बाहें फैलाई और कहा कि सबका इंट्रो हो गया है तो अब रास्ते में बात करते हैं। 2 दिन बाद वो सब एक अलाव के पास बैठे थे। कार्मेन ने पूछा मरक क्या तुम सोने नहीं जाओगे। प्रीस्ट ने जवाब दिया कि उसने काफी रेस्ट कर लिया है। बात आगे बढ़ाने के लिए उस लड़के ने पूछा कि क्या उसे अपनी जीवन साथी मिल गई है। थोड़े लाल गालों के साथ हीरो ने जवाब दिया ये तो मैदान को ढकती हुई ताजा बर्फ जैसा है। जब पूछा गया कि उसे कैसे लोग पसंद हैं, तो उसने गॉडेस ऑफ करप्शन के हाथ के बारे में सोचा। आंखें बंद करके उसने कहा कि उसे ऐसा कोई पसंद है जो हमेशा उसके साथ रहे। वो गॉडेस जो हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाती थी इस बार एकदम शांत रही। कार्मेन ने कमेंट किया कि ऐसे आइडियल इंसान का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। गॉडेस ने भी हाँ भरी, शायद उसे बात का डायरेक्शन पसंद आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपने हाथ उठाए और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर दिल इतना बड़ा है तो उसमें मुझे रखने की बहुत जगह होगी। एक बड़ी स्माइल के साथ उसने कहा कि उसे ऐसी औरतें पसंद हैं जिनके दिल में काफी स्पेस हो। प्रोटैगनिस्ट ने कमेंट किया कि फ्यूचर का विजन क्लियर होना अच्छी बात है, पर ऐसी बातें लड़कियों के सामने ना ही करो तो बेहतर है। कार्मेन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसे अपना पुराना दोस्त मानता है। मारने की स्माइल उस वक्त एकदम असली थी, उसे भी वैसा ही फील हो रहा था। उस रात उन्होंने काफी देर तक बातें की, जबकि गॉडेस थोड़ी अनॉयड होकर सब देख रही थी। अपनी आंखें बंद करके मारने को याद आया कैसे गॉडेस हमेशा उसे वार्न करती थी कि दोस्त चुनने में थोड़ा सिलेक्टिव रहे। फिर भी जब उसने कार्मेन की तरफ देखा तो उसे लगा कि वो एक अच्छा बंदा है। जब वो बर्फ में चल रहे थे, मेज अचानक रुकी और अनाउंस किया कि वो जगह आ गई है। उसने अपना हुड थोड़ा उठाया और बोला कि अब से आगे की जिम्मेदारी उसकी है। हाथ में चाबी लेकर उसने बताया कि वो खंडहर का दरवाजा खोलने वाली है। पुराने एम्पायर के रूइंस में एंटर करना ईजी था। पहले उन्हें चाबी ढूंढनी थी और फिर उस पर लिखे कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना था। इसके अलावा उन्हें वो पैसेज भी पढ़ना था जो पुरानी लैंग्वेज में चाबी पर ही खोदा गया था। फाइनली चाबी लगाने के लिए उसे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता था। मेज वही कर रही थी। चाबी को सही स्लॉट में डालकर उसने उसे घुमा दिया। ये सिर्फ वही कर सकती थी क्योंकि मेजेस ही वो पुरानी लैंग्वेज पढ़ सकते थे, इसीलिए इस एक्सपेडिशन में उसका रोल बहुत बड़ा था। लेकिन अपनी आंखों में एक चमक के साथ प्रोटैगनिस्ट जानता था कि रूल्स का एक एक्सेप्शन है। प्लेयर्स वो लोग भी पुरानी लैंग्वेज पढ़ सकते थे, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने अपनी ये एबिलिटी सबसे छुपा कर रखी। जब पोर्टल खुला तो सब एंटर करने के लिए तैयार थे। हीरो को लगा कि उसने सब राज छुपा लिए हैं। एक्सपेडिशन लीडर ने पोर्टल के अंदर हाथ डाला और सबको अंदर आने का इशारा किया। अंदर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट ने पोर्टल के इंटीरियर को बड़े ध्यान से देखा। वो रूइन बहुत बड़ा और सही सलामत था, हालांकि दीवारों पर झाड़ फूस उग आई थी। के मैन लीडर होने के नाते बहुत एक्साइटेड था। जितने भी रूइंस उसने देखे थे ये वाला एकदम
एकदम परफेक्ट था। प्रोटैगनिस्ट ने वही जेंटल लुक के साथ कहा कि उसे पक्का यकीन है कि यहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद उसने एक शैतानी स्माइल दी। उसने सोचा कि फाइनली उसे ये रूइन असलियत में देखने का मौका मिला है जो उसने पहले सिर्फ फोटोज में देखा था। एक्साइटमेंट के मारे उसका दिल फटने को हो रहा था, पर वहाँ हर कोई प्रोटैगनिस्ट की तरह खुश नहीं था। मेज हमेशा मुंह फुलाए रहती थी। टॉर्चेस जलाने के बाद रास्ता पहचानना आसान हो गया। बाकियों की तरह वो यूनिकॉर्न बंदा भी काफी एक्साइटेड था। थोड़ा चलने के बाद वो बड़े दरवाजों तक पहुंचे जहाँ पावरफुल मैजिक इंस्क्राइब्ड था। वो मैजिक तभी खुल सकता था अगर किसी के पास इंपीरियल ब्लड हो, तभी दरवाजे सेफली खुल पाते। मेज की तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सुना जब उसने वार्न किया कि उन्हें इंपीरियल ब्लड चाहिए होगा। उसने सीरियस चेहरे के साथ कहा कि क्योंकि उनमें से कोई भी एम्पायर से नहीं है, इसलिए दरवाजा खुलते ही सब लड़ाई के लिए तैयार रहें। और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हर तरह के मॉन्स्टर्स अंदर से बाहर निकल आए। वो बीस्ट सीधा ग्रुप पर झपट पड़े, उन्हें खत्म करने के इरादे से। वो सीरियस आदमी अपनी कुल्हाड़ी लेकर खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार था और जल्दी ही वो रास्ता साफ करने के लिए मॉन्स्टर्स की तरफ लपका। इस बीच मेज लगातार स्पेल्स कास्ट कर रही थी और खुद को बचा रही थी। उसने एक ऐसा स्पेल मारा जिससे जमीन फट गई और दरारों से रोशनी निकलने लगी। उसके बाद कई मॉन्स्टर्स नीचे गिरने लगे। उन दरारों से बड़े धमाके हुए जिससे पूरा एरिया चमक उठा। उन धमाकों ने न सिर्फ जगह को बल्कि मॉन्स्टर्स को भी उड़ा दिया। अब प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें हवा में उड़ते हुए देखा। प्रीस्ट ने भी अपनी तलवार कसके पकड़ ली। अगर कोई भी क्रिएचर पास आता तो रिएक्ट करने के लिए तैयार। एक सुपर शार्प ब्लेड और जबरदस्त पावर्स के साथ प्रीस्ट ने लड़ना शुरू किया। प्रोटैगनिस्ट इतना स्किल्ड था कि वो जहाँ से भी गुजरता मॉन्स्टर्स का नाम और निशान नहीं बचता। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी। उसकी गॉडेस ने उसे करप्शन के बारे में पहले ही वार्न किया था। एक तलवार उसकी तरफ आ रही थी, पर उसके पास ब्लॉक करने का काफी टाइम था। जैसे ही वो पूरा मुड़ा, उसने देखा कि वो एक मॉन्स्टर है और एक तलवार निकल रही है। प्लेयर बस उस क्रिएचर को घूरता रहा, ये सोचते हुए कि उसने एक और मॉन्स्टर एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर अच्छा ही है अब इसे खत्म कर दिया जाए। ये सोचकर वो तैयार ही हुआ था कि अचानक किसी चीज ने मॉन्स्टर की खोपड़ी पर वार किया। प्रीस्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि एक तीर उसके एकदम पास से गुजरा और सीधा मॉन्स्टर के सिर के पार हो गया। वो बिल्कुल नहीं डरा, तब भी नहीं जब तीर इतने करीब से निकला और तब भी नहीं जब मॉन्स्टर ढेर हो गया। उसने बस उस तरफ देखा जिसने तीर चलाया था। वो इस एक्सपेडिशन का लीडर था। पीछे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि लीडर ने काफी फास्ट रिएक्ट किया था। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन उसे थैंक्स बोला। तभी उसने सुना कि यूनिकॉर्न मैन मेज पर भड़क रहा था क्योंकि वो अभी भी दुश्मनों को उनकी तरफ धकेल रही थी। मेज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सारे दुश्मनों से पीछा छुड़ाने का यही सबसे फास्ट तरीका है। उसने ये भी कहा कि उन्हें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया है। फिर भी वो लड़का काफी चिढ़ गया था, इतना ज्यादा कि वो पहले वाला भोल भाला यूनिकॉर्न बंदा अब अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और गुस्से में दांत पीस रहा था। मुंह फुलाए हुए वो पीठ मोड़ कर बैठ गया। उसके चेहरे की नसें फूल रही थी और सिर झुका हुआ था। इस बीच प्रोटैगनिस्ट को ग्रुप लीडर से काफी तारीफ मिली। प्रीस्ट ने, जो हमेशा एक स्वीट और भोले रूप में रहता था, शर्माते हुए कहा कि उसे अपना अशुद्ध साइड दिखाने पर शर्म आ रही है। इस तरह प्लेयर ने भी कार्मेन को कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा कि वो बो और एरो चलाने में काफी माहिर है। कार्मेन ने जवाब दिया कि वो हमेशा बेहतर बनने के लिए ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन वहाँ हर कोई इतना खुश मिजाज नहीं था। मेज जानना चाहती थी कि वो आगे कब बढ़ेंगे। जब उसने कहा कि वो पहले की तरह एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार है, तो लीडर और प्रोटैगनिस्ट ने उसे घूरा। वो अपनी लाठी लिए खड़ी रही और बोली कि उसके पास अभी भी बहुत सारा माना बचा है। यंग यूनिकॉर्न बंदा इतना अपसेट था कि वो उस लड़की की आवाज तक नहीं सुनना चाहता था। इतने गुस्से में उसने मेज को जादू बड़बड़ाने वाली कहा और बोला कि वो बहुत इम्पेशेंट हो रही है। ये सुनकर उसने कहा कि सबको थोड़ा और रेस्ट की जरूरत है और उसे लगता है कि बाकी लोग भी उससे सहमत होंगे। उसने सुकस को और उकसाते हुए कहा कि सच तो ये है कि उसे लगता है वो बस शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आखिरी फैसला एक्सपेडिशन लीडर का था और उसने सुकस का साथ दिया। मेज के अपसेट होने के बावजूद कार्मेन ने कह दिया कि बात यहीं खत्म होती है, अब वो रेस्ट करेंगे और वो इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। एक चीयरफुल चेहरा बनाए हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सारे मेजेस खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। उस दुनिया में मेज बनना बहुत आसान था। अगर कोई पैदाइशी एबिलिटी के साथ पैदा हो जाए तो बस काम हो गया। थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ जो माना के साथ पैदा होते थे, उनका जादू एक उम्र में जाग जाता था। जब ऐसा होता तो पुरानी लैंग्वेज की नॉलेज अपने आप उनके दिमाग में आ जाती थी। इस तरह उन्हें बिना मेहनत के पावर मिल जाती थी। वो पुरानी जबान सीख जाते और उन्हें एक मैजिक स्टाफ मिल जाता। वो अपनी रगों में बहने वाले माना से दुनिया के नेचुरल लॉस को तोड़ सकते थे। प्रोटैगनिस्ट ने मेज की तरफ देखते हुए सोचा कि क्योंकि वो पैदाइशी मेजेस हैं, उनके पास सब कुछ है। ज्यादातर लोग नई चीजें सीखने के किसी भी दूसरे तरीके को रिजेक्ट कर देते हैं और पुराने मेजेस की तरह वो भी जिद्दी, बदतमीज और चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने जिस तरह से उसे सुकस को ट्रीट करते देखा, उसे लगा कि ज्यादातर मेजेस घमंडी होते हैं। पर सच बोलूं तो उसे लग रहा था कि बाकी मेजेस के मुकाबले ये लड़की फिर भी काफी तमीज वाली है। गुस्से के बावजूद वो कम बोलती थी और उसकी बातें इतनी कड़वी नहीं थीं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद लीडर ने अनाउंस किया कि अब निकलने का टाइम है। उसने कहा कि वो अगला एरिया एक्सप्लोर करेंगे और सब खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त उन सबको एक बहुत जोर की दहाड़ सुनाई दी। वो भारी आवाज एक कॉरिडोर से आ रही थी।
धूल और एक तेज हवा का झोंका ग्रुप के चारों मेंबर से टकराया। तभी एक्सपीडिशन लीडर ने नोटिस किया कि उनके पीछे के दरवाजे बंद हो गए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, बाकी तीनों ने उसी तरफ देखा, पर सिर्फ इतना ही नहीं था। छत से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नीचे गिरा। वो सिल्वर से बना एक मैसिव क्रिएचर था। उसके सिर पर कुछ चमक रहा था जो ब्लू कलर की लाइट निकाल रहा था। वो सिर पर जो ऑर्ब था वही उसका कोर लग रहा था जो उसकी पूरी बॉडी को शक्ति दे रहा था। उस क्रिएचर को देखकर प्रोटोगोनिस्ट मुस्कुरा दिया, एकदम एक्साइटेड होकर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये असली है। उसने सोचा था कि इस रूइन के दुश्मन बहुत कमजोर हैं, पर अब उस सिल्वर मॉन्स्टर को देखकर उसे पक्का हो गया कि असली खतरा तो यही है। सुकस उस भयानक मॉन्स्टर को देख रहा था और अपनी जगह मजबूती से खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसके माथे का पसीना उसका डर दिखा रहा था, फिर भी वो लड़ने को तैयार था। पर तभी मेज ने उसे तुरंत पीछे हटने को कहा और वो थोड़ा हैरान रह गया। वो औरत सबके आगे आ गई और बड़े स्टेडी मूवमेंट्स के साथ अपनी मैजिकल एनर्जी को स्टाफ की नोक पर लाई। पुरानी भाषा बड़बड़ाते हुए उसने उस सिल्वर मॉन्स्टर पर स्पेल फेंका जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। मेज का इरादा एकदम साफ था। वो उस कमरे की छत को उस क्रिएचर पर गिराना चाहती थी ताकि वो पत्थरों के नीचे दबकर मर जाए और लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। लेकिन सबकी हैरानी की हद न रही जब उस कोलोसल क्रिएचर को कुछ भी नहीं हुआ। दूर से मिशन लीडर ने तेवर बदले क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बात हाथ से निकल रही है। वो जितना जोर से हो सके चिल्लाया ताकि ट्यूनिशिया को वार्न कर सके कि ये अटैक बहुत रिस्की है और उसकी मैजिक काफी नहीं पड़ेगी। पर बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर के माथे पर वो ब्लू लाइट और जोर से चमकने लगी जो इस बात का इशारा था कि कोई खतरनाक पावर निकलने वाली है। एक पल में मॉन्स्टर ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उन सारे पत्थरों को जो उस पर फेंके गए थे मिट्टी और बारीक टुकड़ों में बदल दिया। इतनी शक्ति देखकर फ्रंटलाइन के तीनों मेंबर्स डर के मारे जम गए। उसके तुरंत बाद छत से जलते हुए पत्थर नीचे गिरने लगे जो ट्यूनिशिया को घेरने ही वाले थे। अपने साथियों के चेहरों पर डेस्पिरेशन देखकर उसने ऊपर देखा और उसे एहसास हुआ कि ये उसका अंत है। मॉन्स्टर पहले ही काफी पास आ चुका था और उसने फेटल ब्लो मारने की पोजीशन ली। जब उसने मेज पर अपना मुक्का मारा तो उसकी कोई निशानी तक नहीं बची। यहाँ तक कि वो यूनिकॉर्न बंदा जो ट्यूनिशिया के लिए कभी हमदर्दी नहीं दिखाता था वो भी दुख में डूब गया। इस नुकसान का असर इतना बड़ा था कि सुकस एकदम सुन्न हो गया और एक आसान निशाना बन गया। प्रोटोगोनिस्ट ने ये देखकर जोर से चिल्लाकर कहा कि सुकस नीचे झुको या रास्ते से हट जाओ। बदकिस्मती से वो लड़का ना तो वार्निंग सुन पाया और ना ही रिएक्ट कर पाया। मॉन्स्टर का वार उसे सीधा लगा और एक बड़ा धमाका हुआ। इस तरह यूनिकॉर्न बंदा हेड ऑन टकराया और उसे भागने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। अब वो सिल्वर कोलोसस अपने ब्लू कोर के साथ एक्सपेडिशन के आखिरी 2 सर्वाइवर्स की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें साफ बता रही थीं कि वो क्या चाहता है। प्रीस्ट मिशन लीडर की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो सच में जिंदा रहना चाहता है। हाँ सुनते ही प्रोटोगोनिस्ट ने अपनी मुट्ठी भींची और उस आदमी को अपने शब्द वापस लेने का मौका दिया। लीडर प्रीस्ट के इस रवैये से कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है जब तक कि वो अचानक बेहोश नहीं हो गया। प्रीस्ट ने अपने बेहोश साथी को अपनी बाहों में उठाया पर मॉन्स्टर से नजर नहीं हटाई। उसने पहले ही कहा था कि उसके पास एक पावरफुल साथी है और उसने उस बीस्ट को समन किया। वो मेटालिक मॉन्स्टर समझ नहीं पाया कि उसके सामने ये नया क्रिएचर कहाँ से आ गया। वो बीस्ट अपनी उंगलियां फंसाए बाहर निकला, एक जबरदस्त स्ट्राइक करने के लिए तैयार। उसने ऊपर से दुश्मन पर ऐसा वार किया कि साफ हो गया कि वो यहाँ खेलने नहीं आया है। प्रोटोगोनिस्ट अपने दोस्तों को कंधे पर लादकर लड़ाई के मैदान से पीछे हटने लगा, इस उम्मीद में कि वो जाइंट बाकी सब संभाल लेगा। पीछे देखते हुए उसे सुकून मिला कि उसने उस क्रिएचर को समन किया है जो मुसीबत के वक्त बहुत भरोसेमंद था। भागते वक्त उसे मेज के रिमेन्स मिले और उसने 1000 यूनिट्स ऑफ डिविनिटी अब्सॉर्ब कर ली। बिना वक्त गवाए उसने यूनिकॉर्न बंदे का जो बचा कुचा था वो भी कलेक्ट किया जिससे 100 यूनिट्स और मिल गए। उसके बाद उसने कार्मेन को जो अभी भी बेहोश था को एक सेफ दीवार से टिकाकर लिटाने के बाद प्रोटोगोनिस्ट अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि आगे क्या करना है और उसे लग रहा था कि उसकी बीस्ट को उस सिल्वर मॉन्स्टर को पूरी तरह हराने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक उसी वक्त उसकी पॉकेट के अंदर गॉडेस ऑफ करप्शन का हाथ बड़ी बेचैनी से हिलने लगा। एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हीरो ने कहा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा गॉडेस ने प्रेडिक्ट किया था। अपने नियॉन ग्रीन टैटूज को चमकाते हुए उसने डिसाइड किया कि वो अब और देर नहीं कर सकता। वो लड़ाई के मैदान की तरफ वापस भागा, मदद करने के लिए एकदम तैयार। उसकी नजरें सीधा उस मेटालिक मॉन्स्टर के सिर के बीचों बीच चमकने वाले ब्लू कोर पर थीं। असली टारगेट वही था। जब मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई चल रही थी वो ज्वेल अजीब सी सुपरनैचुरल इंटेंसिटी के साथ चमक रही थी। प्रीस्ट समझ गया था कि पूरी मेटालिक बॉडी में सिर्फ वही एक चीज है जो सबसे अलग और कीमती है। उसने कंक्लूड किया कि इसे तोड़ना ही इस खतरे को खत्म करने की चाबी है। इसलिए वो अपनी साथी बीस्ट की पीठ पर चढ़ गया और हवा में छलांग मार दी, सीधा उस चमकने वाले कोर की तरफ। जैसे ही वो पास पहुंचा उसने नोटिस किया कि वो ज्वेल उसकी हर मूवमेंट को एकदम सही से रिफ्लेक्ट कर रही है। बिना हिचकिचाए उसने पूरी ताकत से वार किया और कोर के परखचे उड़ा दिए। जब वो जमीन पर गिरा तब भी उसकी आंखें ग्रीन चमक रही थीं। कोर टूटते ही मेटालिक मॉन्स्टर एक पल के लिए पैरालाइज हुआ और फिर ढेर हो गया। गॉडेस की भेजी हुई बीस्ट ने अपना सिर उठाया और ऐसे दहाड़ी जैसे जीत का जश्न मना रही हो। प्रोटोगोनिस्ट ने मन ही मन उस क्रिएचर को हेल्प के लिए थैंक यू बोला। तभी गॉडेस के हाथ ने एक खास डायरेक्शन में इशारा किया। हीरो ने वहां देखा और थोड़ा शक के साथ पूछा कि अब क्या
हुआ तभी छत से 3 और जाइंट मेटालिक मॉन्स्टर्स नीचे गिरे। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा एकदम बदल गया, उसके फेस पर एक अजीब सा लुक आ गया। अब वो नए दुश्मन सीधा बीस्ट और प्रीस्ट को घूर रहे थे। ये साफ था कि वो दोनों अब भी 3 और मॉन्स्टर्स से भिड़ने की हालत में नहीं थे। एक उदास चेहरे के साथ हीरो सोचने लगा कि अभी ऐसे कितने और मॉन्स्टर्स बाकी हैं। युद्ध का मैदान छोड़कर वो वापस एक्सपीडिशन लीडर के पास गया। उस आदमी ने जागते ही अपने साथियों के बारे में पूछा। दुख के साथ प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि उन्हें तो बेचारों को अपना बचाव करने तक का मौका नहीं मिला। कार्मेन उस पल के बारे में सोचने लगा जब जाइंट्स छत से गिरे थे और उसने कंक्लूड किया कि चाबी पहले ही एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी। जब उसने देखा कि वो आदमी खुद को दोष दे रहा है तो प्रीस्ट ने उसे याद दिलाया कि हर किसी को किसी न किसी वजह से हायर किया गया था। यूनिकॉर्न बंदे और मेज को याद करते हुए उसने कहा कि वो दोनों जानते थे कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लीडर हैरान होकर जानना चाहता था कि ये असलियत में कौन सी जगह है। प्रीस्ट ने बड़े सीरियस होकर जवाब दिया, वो लेजेंडरी ब्लैक गेट के सामने खड़े हैं। ये सुनकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ये नामुमकिन लग रहा था और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं ताकि इस बात को हजम कर सके। ये कैसे हुआ ये तो उसे समझ नहीं आ रहा था, पर उसने सवाल न पूछने का फैसला किया। इसके बदले उसने वॉल्टस परिवार के नाम की कसम खाई कि वो प्रीस्ट का ये एहसान जरूर चुकाएगा। अपनी पुरानी शांत स्माइल के साथ प्रीस्ट ने जवाब दिया कि वो बेसब्री से इंतजार करेगा। अब कॉरिडोर में खड़े होकर उसने सजेस्ट किया कि अगर उसका साथी बेहतर फील कर रहा है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। उसे पता था कि एक जाइंट को हराने के बाद दूसरे मॉन्स्टर्स ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हिम्मत एकदम खत्म हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से सामने के दरवाजे खोले थे और कार्मेन को लात मारकर कमरे के अंदर धकेला था। आगे बढ़ने से पहले उसने बीस्ट ऑफ करप्शन से कहा कि वो जल्दी वापस आ जाए। चलते चलते उसने रास्ते के पत्थरों और मिट्टी को ऑब्जर्व किया। उसने ऊपर देखा और बहुत पुरानी और कीमती आर्कियोलॉजिकल खोजों को देखकर दंग रह गया। एक नए दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने डिक्लेयर किया कि आखिरकार वो रूइंस के एंड तक पहुंच गए हैं। प्रीस्ट अपने साथी की तरफ मुड़ा और बोला कि वो अब एक्सप्लोर करने के लिए आजाद है। अब वो उस जगह को अपनी मर्जी से एक्सप्लोर कर सकता था। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से दरवाजा खोला और अंदर एंटर किया, उन्हें रोशनी में नहाई हुई एक पेडेस्टल के ऊपर 2 रेलिक्स दिखाई दी। दूर से ही वो लड़का समझ गया कि किताबों में जो कहानियां उसने पढ़ी थी वो सब सच थी। प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर उसने कहा कि वो जानता है कि उसका कोई हक नहीं है पूछने का, पर फिर भी वो एक फेवर मांगना चाहता है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो नेकलेस रख सकता है। उसने वादा किया कि वो इसका बदला बहुत अच्छे से चुकाएगा। अपनी पुरानी स्माइल के साथ प्रीस्ट ने पूछा कि आखिर वो नेकलेस है क्या चीज। कार्मेन ने समझाया कि उस ऑब्जेक्ट को लीनिएज पाथफाइंडर कहते हैं और बताया कि बस एक बूंद खून से वो नेकलेस पहनने वाले के ब्लड को एक सुई की तरह यूज करेगा, जो उसके ब्लड लाइन के किसी सदस्य की तरफ इशारा करेगी। प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ी देर आंखें बंद की और समझ गया कि लड़का क्या उम्मीद कर रहा है। एक सैटिस्फाइड चेहरे के साथ एक्सपीडिशन लीडर ने डिक्लेयर किया, भले ही ये साफ था कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप सुनता रहा जब वो लड़का उस माँ के बारे में बोल रहा था जिसे वो कभी मिला ही नहीं। फिर लड़का प्रीस्ट की तरफ मुड़ा, इस उम्मीद में कि वो उसे नेकलेस रखने की परमिशन दे देगा। प्रीस्ट ने कहा कि ठीक है, पर बदले में क्या मैं ये स्वॉर्ड रख सकता हूँ। उस पवित्र जगह से निकलने के बाद उन्होंने कैंप फायर जलाई और उसके पास बैठ गए। दोनों ही बड़े मेटालिक ब्लॉक से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अभी भी वो खतरनाक हादसा याद था। नेकलेस पहनते हुए कार्मेन ने कमेंट किया कि अगर प्रीस्ट ना होता तो वो दोनों पक्का कहीं खो गए होते। जब उसने दबे पांव प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा तो वो प्रीस्ट किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। नेकलेस को अपने हाथों में पकड़कर लड़के ने पूछा कि क्या प्रीस्ट इसे ब्लेस कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने एक शांत स्माइल के साथ हाँ कहा। लड़के की उंगली पर हल्का सा टच करके उसने एक छोटा सा छेद किया। लड़के ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में खून की एक बूंद निकल आई। उसने थैंक्स बोला जब प्रीस्ट ने कहा कि गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन तुम्हारी रक्षा करेगी। लड़के ने वो बूंद नेकलेस के अंदर डाल दी ताकि वो पल्स पॉइंट का काम करे। उसने बड़े गौर से देखा जब वो बूंद नेकलेस के बीच में लगी छोटी प्लेट पर गिरी। जैसे ही ऐसा हुआ, ऐसा लगा जैसे पूरे ऑब्जेक्ट में जादू दौड़ गया हो। वॉल्टस बहुत खुश था क्योंकि जब उसने प्लेट की तरफ देखा तो वो नेकलेस अब एक कंपास जैसा लग रहा था जिसकी सुई सीधा उसकी माँ की डायरेक्शन दिखा रही थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो जिंदा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी खुशी जाहिर की ये देखकर कि नेकलेस वैसे ही काम कर रहा है जैसा वादा किया गया था। कार्मेन वॉल्टस ने कहा कि ये सब प्रीस्ट की वजह से हुआ है और एडमिट किया कि उसे पता ही नहीं कि वो इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएगा। प्रीस्ट की आंखों में देखते हुए उसने एक और फेवर मांगा। इस बात ने प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा और वो चुपचाप अपने दोस्त को ऑब्जर्व करने लगा नए रिक्वेस्ट के इंतजार में। वॉल्टस ने बताया कि क्योंकि वो दोनों वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो चाहता है कि प्रीस्ट उसकी माँ को ढूंढने में उनका साथ दे। उसे लगा कि वो कैपिटल जा सकते हैं जहाँ वो इस सफर में मदद के लिए उसे अच्छा रिवॉर्ड दे सकेगा। प्रोटैगनिस्ट बड़े ध्यान से सुनता रहा जब लड़के ने भरोसा दिलाया कि वो ट्रिप का सारा खर्चा उठाएगा। अंदर ही अंदर प्रीस्ट एक्सेप्ट तो करना चाहता था, पर उसे पता था कि वो एक ही इंसान के पास ज्यादा देर नहीं रुक सकता। जब उसने उम्मीद से भरा उस लड़के का चेहरा देखा तो पाया कि वो हाँ का इंतजार कर रहा है। फिर भी आग के पास बैठे हुए वो खामोश रहा, जिससे वॉल्टस थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। प्रीस्ट थोड़ा मुस्कुराया। उसे लगा कि वो अपने दोस्त से बिना झूठ बोले बात कर सकता है। फिर वो खड़ा हुआ, लड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसकी
माँ को ढूंढने में मदद करेगा। मुस्कुराते हुए प्रोटोगोनिस्ट के चेहरे से जैसे नूर निकल रहा था और उसने अनाउंस किया कि वो इन बच्चों के सफर में उनका साथ देने की पूरी कोशिश करेगा। इनमें काफी वक्त बीत गया और उस रेड हेड लड़की को लगा कि ये बहुत गलत है कि प्रीस्ट ऐसे ही जा रहा है। वो एकदम गुस्से में थी क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट सिर्फ अपना सामान लेने गया था और अब सीधा गुड बाय बोल रहा था। एरॉन ने फिर उससे कहा कि एक पल के लिए अपना हाथ उसे पकड़ाए। उसने बोला कि नॉर्मली ये इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, पर उसने इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। जब प्रोटोगोनिस्ट ने देखा कि उसके हाथ में क्या है तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो वही सिल्वर मर्सनरी प्लेट थी। एरॉन चाहती थी कि वो कुछ मीनिंगफुल बोले और उम्मीद कर रही थी कि वो समझ जाएगा कि उसे क्या बोलना चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने बस थैंक यू बोल दिया, जिससे वो और भी चिढ़ गई। असल में उसे ये बोलना चाहिए था कि वो दोनों जल्दी ही साथ में काम करेंगे। एरॉन ने खुद ये वर्ड्स बोले और बाद में एक टीजिंग विंक दी। वो समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सर थोड़ा झुकाया क्योंकि उसे एक ही जगह बार बार वापस आने की आदत नहीं थी। वो एक बंजारा लाइफ जीता था, इसलिए वो अपने कदम पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करता था क्योंकि उससे उसकी फ्रीडम कम हो सकती थी। एरॉन ने प्रीस्ट मरक से कहा कि अगर वो ऐसे ही जीता रहा तो उसे अपनी सोलमेट कभी नहीं मिलेगी। उसने बोला कि इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कहे जो कहना जरूरी है। हीरो ने उसकी तरफ देखा ये समझने के लिए कि उसका मतलब क्या है। उसने बस इतना कहा कि वो उससे फिर से जल्दी मिलेगी। अब ये सुनकर वो सच में कंफ्यूज हो गया। एरॉन ने रिपीट किया कि वो मिलेंगे और बहुत जल्द। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और कहा कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे। जाते जाते उसने एक आखिरी इशारा किया और अपनी उंगली अपने खुद के होठों पे रखी और बोला कि ये उसका पनिशमेंट देने से पहले का आखिरी एक्ट है। दूसरी तरफ ओवरडो लॉर्ड से मिलने गया और उसका चमकता हुआ गंजा सिर देखकर हैरान रह गया। मुस्कुराते हुए लॉर्ड ने कहा कि वो बस इंसानी फितरत के असली रूप तक पहुंच गया है, पर उसने तुरंत बात पलट दी और पूछा कि क्या प्रीस्ट कैपिटल जा रहा है। फिर उसने उसे एक रिकमेंडेशन लेटर थमा दिया। एक अजीब सी स्माइल के साथ उसने एडमिट किया कि वो अभी उसे पैसे तो नहीं दे सकता, पर ये लेटर उसे किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में मदद करेगा क्योंकि वहाँ उसका एक भरोसेमंद दोस्त रहता है। उसने वार्न किया कि उस दोस्त के पास सिर्फ आखिरी रास्ते के तौर पर ही जाना क्योंकि उससे डील करना काफी मुश्किल है। प्रीस्ट ने उस गिफ्ट के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। इस बीच लॉर्ड ने अपनी खुशी जाहिर की कि वो दोस्ती के नाते ये दे पा रहा है। उसने यंग मैन को एक सुंदर जिंदगी की दुआ दी, ये जानते हुए कि जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है। एक दूसरे रीजन में बर्फ पर कई पैरों के निशान दिख रहे थे। दो दोस्त साथ साथ चल रहे थे, गिस से दूर निकलते हुए। मुस्कुराते हुए वॉल्टस ने कहा कि अगले टाउन तक पहुंचने में अभी भी आधा दिन लग जाएगा। प्रोटोगोनिस्ट चीयरफुल लग रहा था, पर उसे पता था कि मदर ऑफ करप्शन को अभी भी कार्मेन वुल्टस पसंद नहीं है। उसने उन्हें साथ ट्रैवल करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वो 3.5 फिंगर्स के बीच एक नया अलाई था। वो अलायंस 10,000 डिविनिटी पॉइंट्स दिला सकती थी, जो एक हाई अथॉरिटी के बराबर था। फिर भी उसने उसे अपने साथ रखना बेहतर समझा। प्रीस्ट अपने उस खुश मिजाज दोस्त को आगे चलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि उसे उसकी वाइब्रेंट पर्सनालिटी पसंद है। सोचते सोचते ही उसे हवा में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हुई तो उसने अपनी तलवार निकाल ली, एक अजीब सी ब्लेड जिसमें कई सारे आरी जैसे दांत थे, और अपने साथी को अलर्ट किया। वॉल्टस ने जब प्रीस्ट को हाथ में तलवार लिए देखा तो वो थोड़ा नर्वसली मुस्कुराया, खासकर जब प्रीस्ट ने भयानक लुक के साथ कहा कि वो काफी करीब है और तलवार अपने सामने कर ली। उसे पता था कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है और बहुत तेजी से पास आ रही है। ये सुनते ही कार्मेन तुरंत मुड़ा। सच में कुछ पास आ रहा था और उस लड़के ने एक साइड छलांग मारी ताकि आने वाले हमले से बच सके। वो दोनों दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि एक मैसिव स्पाइडर ने पूरे आसमान को घेर लिया है। जैसे ही वो पास आई, वो मॉन्स्टरस क्रिएचर उनके एकदम पास एक पेड़ की टहनियों में फंसकर लैंड हुई। कार्मेन ने प्रोटोगोनिस्ट से पूछा कि ये कौन सा जानवर है और पास जाकर उसने कंफर्म किया कि ये एक स्नो स्पाइडर है। वो मॉन्स्टर अब कोई मौका ढूंढ रहा था हमला शुरू करने के लिए। ये देखकर वो लड़का तैयार हो गया। उसने अपना बो और एरोज निकाल लिए। हमने ऊपर देखा तो पाया कि प्रोटोगोनिस्ट पहले से ही हाथ में तलवार लिए दुश्मन पर वार कर रहा है। अगले ही पल एक को हराने के बाद वहाँ और भी बहुत सारी स्पाइडर्स आ गईं और उसने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाए। एक वाइल्ड स्माइल के साथ उसने गॉडेस के हाथ से कहा कि अगली बार जब वो ये तलवार चलाएगा तो उसे पहले इसे साफ करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने तलवार फिर से उठाई। अगले ही वार में उसने एक और आगे बढ़ती हुई स्पाइडर को चीर दिया, जिससे उसकी ब्लेड और गंदी हो गई। सिर्फ तलवार ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी अब उन क्रिएचर्स के कचरे से लथपथ थी। सीन बदलता है और गिस शहर की तबाही दिखाई देती है। एक जुगाड़ वाली जगह पर उस रीजन का लॉर्ड एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान से मिल रहा था। वो गेस्ट एक ब्लू बालों वाली यंग लड़की थी जिसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड ने एकदम डायरेक्ट होकर पूछा कि इस सरप्राइज विजिट की वजह क्या है, क्योंकि फ्लेम ऑफ द ब्लू एक्सेप्टेंस का बिना वार्निंग के आना काफी रेयर बात है। उसने एक कागज टेबल पर रखा और लॉर्ड से कहा कि एक नजर इस पर डालें। जब लॉर्ड कागज देख रहा था उसने पूछा कि क्या उसने पहले कभी इस आदमी को देखा है। कागज हाथ में लिए लॉर्ड ने देखा कि वो स्केच काफी गंदा था, पर फिर भी उसने प्रीस्ट को पहचान लिया। अपनी जान पहचान छुपाते हुए उसने पूछा कि वो लोग इस बंदे को क्यों ढूंढ रहे हैं। खिड़की से सुबह की धूप साफ दिख रही थी और उस औरत ने कहा कि ये एक पर्सनल मैटर है। उसने सुना जब लॉर्ड ने कहा कि सिर्फ इस ड्राइंग के भरोसे किसी को पहचानना नामुमकिन है। फिर उसने बोला कि अगर बस इतनी सी बात थी तो वो सजेस्ट करेगा
कहेगा कि वो वापस चली जाए क्योंकि इस तबाही के बीच उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वो लड़की समझ गई और उठकर चली गई, जबकि लॉर्ड बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद वो अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और प्रीस्ट के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ वुल्टस उन स्पाइडर्स के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और प्रीस्ट बस उस अजीब हरकत को देख रहा था। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसने लड़के से पूछा कि भाई कर क्या रहे हो। उसने सुना जब लड़के ने कहा कि वो स्नो स्पाइडर का वेनम सैक ढूंढ रहा है, जिसे सुनकर प्रीस्ट भी थोड़ा क्यूरियस हो गया। अब जहर का कंटेनर हाथ में लिए लड़के ने बताया कि ये मार्केट में बहुत महंगे दाम पर बिकता है। अभी भी मुस्कुराते हुए प्रीस्ट ने पूछा, तुझे इतना सब कैसे पता? कार्मेन ने बताया कि उसने कई मॉन्स्टर हंट्स में हिस्सा लिया है और एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है। काम की चीजें काटते हुए उसने कहा कि ये सब उसने प्रैक्टिस से सीखा है, जो उसके हिसाब से बहुत यूजफुल है। गंदा स्प्रे अपने ऊपर गिरने से बचने के लिए पीछे हटते हुए प्रीस्ट ने कहा कि वो भी कभी इसे ट्राई करेगा। उसका दोस्त, जो पूरा गंदगी में सना हुआ था, बोला कि यहाँ से सबसे पास वाला शहर आधे दिन की दूरी पर है। एक और जगह गार्ड्स एकदम अलर्ट थे क्योंकि उन्हें आगे कुछ दिखा और एक ने दूसरे को इशारा किया। ये सच था। उन्होंने सिग्नल दिया कि दो लोग पास आ रहे हैं और वो दोनों हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका साथी थे। एक गार्ड भागते हुए उन तक पहुंचा, थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। उसने पूछा कि वो शहर की नाकाबंदी पार करके कैसे आए। प्रोटैगनिस्ट ने एक कंफ्यूज चेहरा बनाया और बोला कि वो पूरा रास्ता पैदल चल कर आए हैं। गार्ड समझ तो गया, पर उसने बताया कि मॉन्स्टर्स की वजह से शहर पिछले 3 दिनों से बंद है। ये सुनकर प्रीस्ट का इंटरेस्ट जगा तो उसने गार्ड से कहा कि थोड़ा डिटेल में समझाए। गार्ड ने राज खोला कि मॉन्स्टर्स के अटैक्स आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं। वुल्टस ने गार्ड से सुना कि अटैक्स के बाद बॉडीज का कोई नामो निशान नहीं मिलता, जो कि बहुत अजीब बात है। सब जानते हैं कि स्नो स्पाइडर्स सिर्फ अपने शिकार का खून पीती हैं। तभी गार्ड्स ने उन दोनों का ध्यान खींचा। एक ने कहा कि लोकल लॉर्ड उनसे मिलना चाहता है और दूसरे ने हांफते हुए इस बात को कंफर्म किया। आखिरी गार्ड जो वहां पहुंचा, उसने कहा कि वो उन्हें लॉर्ड के पास लेकर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट के लिए ये जानना इंटरेस्टिंग था कि ये प्रॉपर्टी किसी लॉर्ड की है। कुछ देर बाद वो सब नहा धोकर एक थोड़े मोटे लॉर्ड के सामने खड़े थे। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे मॉन्स्टर्स की सिचुएशन के बारे में पहले से पता है। लॉर्ड ने बताया कि इसी वजह से उसने उन्हें बुलाया है ताकि करंट इवेंट्स डिस्कस कर सकें। उसने कहा कि ये सब एक इविल स्पिरिट के वर्शिपर का किया धरा है, पर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि सिर्फ एक कल्टिस्ट के लिए पूरे शहर को ब्लॉक करना थोड़ा ज्यादा हो गया। लॉर्ड ने एक्सप्लेन किया, प्रीस्ट के मुताबिक वहाँ कम से कम 4 अलग अलग कल्ट्स एक्टिव थे। खाने पीने से भरी टेबल के सामने बैठकर लॉर्ड ने समझाया कि ये सारे कल्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया और बोला कि वो अभी अभी नया लॉर्ड बना है। अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो ये सिचुएशन कब की सॉल्व कर देते। टेबल पर इतने सारे डिशेस देखकर उसने सोचा कि चलो कम से कम सप्लाईज तो अभी बहुत हैं। सोल्जर्स का मोराल भी अभी ठीक ठाक है, तो हालत इतनी भी बुरी नहीं है। अपने हाथ फैलाते हुए उसने कहा कि किसी को नहीं पता असलियत में क्या हो रहा है, क्योंकि शहर पूरी तरह आइसोलेट हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखते हुए लॉर्ड ने बोला कि उसे ऐसा कोई चाहिए जो उन मॉन्स्टर्स के बीच से निकल सके। लॉर्ड के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वो उनके जवाब का, खासकर प्रीस्ट के जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रीस्ट अभी भी खामोश था और अपनी आंखें बंद किए जैसे किसी चीज पर फोकस कर रहा हो। फिर उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा मदद करने की। कुछ देर बाद वो गॉडेस के हाथ से बात कर रहा था, जो एकदम गुस्से में थी। अपने हाथ में एक मैजिकल आइटम लेकर उसने कहा कि चलो कम से कम इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द फ्लो से ये तो मिला। उस आइटम को दिखाते हुए उसने बताया कि ये सिर्फ रेगिस्तान वाले इलाकों में मिलता है। अब प्रोटैगनिस्ट बेड के किनारे बैठा था और उसके पास गॉडेस का हाथ, उसकी तलवार और वो इंचेंटेड कंटेनर रखा था। गॉडेस के बताए अनुसार उसने अपनी तलवार उस मैजिक वेसल के अंदर डाल दी ताकि ब्लेड की शार्पनेस और बढ़ सके। काम खत्म करके उसने वो कीमती आइटम उठाया और उसे संभाल कर रखने ही वाला था कि गॉडेस के हाथ ने उसके कंधे छुए। अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए उसने कहा कि जिंदगी पूरी शान से जीने के लिए होती है। अपने इन्वेंट्री में आइटम देखकर प्रोटैगनिस्ट सैटिस्फाइड लगा। एक टेढ़ी स्माइल के साथ उसने कहा कि वो हमेशा से ये बातें बोलना चाहता था। उसने गॉडेस को बताया कि लॉर्ड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की असली वजह ये थी कि ये पूरी सिचुएशन उसे काफी अजीब लग रही थी। उसने आज तक नहीं सुना था कि 4 अलग अलग सेक्ट्स कभी साथ मिलकर काम करें। भले ही उस गेम में इविल स्पिरिट नाम सुनने में खतरनाक लगता था, पर उसका कोई खास मतलब नहीं था। सब जानते थे कि ये टाइटल मेन गॉड्स ने दूसरे भगवानों को दिया हुआ है। सारे इविल स्पिरिट वर्शिपर्स में से किसी एक का दिमागी संतुलन ठीक मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेन गॉड के नीचे वाले सेक्ट्स तो शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए साथ मिल जाते हैं, पर शैतान की सेवा करने वाले सेक्ट्स शायद ही कभी साथ काम करते हैं। इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को एक ठंडी और शक्की नजर के साथ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी फीलिंग के साथ वो लॉर्ड के गार्ड्स के साथ निकल पड़ा। कार्मेन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे कुछ अजीब लगा। वो थोड़ा डरने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहाँ कई सारे भयानक स्पाइडर्स थे। प्रीस्ट एकदम खुश दिख रहा था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। वुल्टस दंग रह गया जब प्रोटैगनिस्ट ने अनाउंस किया कि वो उनका ध्यान भटकाने के लिए आगे जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा भी कि अकेले इतने सारों से भिड़ना बहुत डेंजरस है, पर प्रोटैगनिस्ट ने वार्न किया कि अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो स्पाइडर्स उन्हें फटाफट धर लेंगे। वुल्टस को सही से समझ नहीं आया, पर उसकी आंखें फटी रह गईं। लगाम छोड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कार्मेन से कहा कि वो जाकर रीइंफोर्समेंट्स लेकर आए और ध्यान रखे कि वो उन्हें लेकर ही लौटे। जब बाकी लोग तेजी से आगे निकल गए, प्रोटैगनिस्ट ने लगाम छोड़ दी थी और अब वो नीचे गिर
रहा था। जब उसके साथी ने देखा कि प्रीस्ट मरक पीछे छूट गया है तो वो बस चिल्लाया। प्रोटैगनिस्ट ने बड़े मजे में गॉडेस के हाथ से कहा कि उसका डायलॉग काफी इम्पैक्टफुल था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ बर्फ और आइस उड़ने लगी। आवाज सुनकर वॉल्टर्स ने लगाम कस के पकड़ ली और दुख भरी एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। धमाके की वजह से बाकी राइडर्स ने पीछे मुड़कर देखा। जब उन्होंने देखा तो वहां म्यूटेटेड भेड़ियों जैसे बड़े बड़े बीस्ट्स थे और बर्फ वाली स्पाइडर्स की गिनती भी अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी।